कोरिया का राष्ट्रपति दुनिया के खत्म होने की घोषणा करता है जब एक ज़ॉम्बी बनाने वाला एस्ट्रॉयड जापान से टकराता है और लोगों को खून के प्यासे इंसानी मांस खाने वाले दरिंदों में बदल देता है। अपोकैलिप्स शुरू हो जाता है और हर तरफ पैनिक फैल जाता है। किसी को नहीं पता क्या करना है या कहाँ भागना है, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो पहले से ही पूरी तरह तैयार है। उसके पास दूसरे वर्ल्ड में अपना खुद का सेफ शेल्टर है और वो लंबे समय से ज़ॉम्बियों की धज्जियां उड़ाने का इंतजार कर रहा था। वो बंदा है हमारा MC जैंग हो। कई महीने पहले सियोन हो और उसके दोस्तों ने सुरा नाम का गेम खेला था, जो अब तक का सबसे मुश्किल वर्चुअल सर्वाइवल गेम माना जाता है। ये गेम इतना पसीना छुड़ा देने वाला और कठिन था कि ज्यादातर प्लेयर्स ने इसे पूरी तरह छोड़ दिया। सियोन हो की पार्टी ने उसके साथ सबसे बड़ा धोखा किया। वो बस दोबारा कभी लॉग इन ही नहीं हुए। वो अकेला रह गया, गेम खेलते और स्ट्रीम करते हुए, हर तरह के मॉन्स्टर्स का सामना करता हुआ और धीरे धीरे सबसे बेस्ट बनता चला गया। अपनी जिंदगी से परेशान होकर एक दिन हमारे लड़के ने अपना हेडगियर उतारा और अपनी सारी पब्लिक स्ट्रीम्स डिलीट कर दी। जोंग हो ने अपनी जिंदगी एक शेफ के तौर पर फोकस करनी शुरू की और उसे एक क्यूट लड़की मिली जो उसकी फेवरेट कस्टमर बन गई। मजाक में वो असली जिंदगी में स्टेटस विंडो बोल देता है और खुद हैरान रह जाता है जब उसकी आंखों के सामने सच में एक नीली स्क्रीन तैरती हुई दिखाई देती है। वो स्क्रीन उसके स्टैट्स दिखाती है। ये बिल्कुल उसी गेम जैसे हैं जो वो खेलता था, बस एक फर्क के साथ। उसके पास अब एक नई एबिलिटी है जिसका नाम है प्राइवेट पोर्टल। इस एबिलिटी को टेस्ट करते हुए सियोन हो एक इंसान के साइज का वॉर्प गेट बना लेता है। उसका दिमाग इस नई खोज के खतरों को समझने में जूझने लगता है, क्योंकि अगर गेम असली है तो फिर वो उल्का पिंड भी असली होगा जिसने अपोकैलिप्स शुरू किया था। इंटरनेट पर हो घबराहट में एक आर्टिकल पर पहुंचता है जो आने वाले एस्ट्रॉयड के गिरने के बारे में था। वो मानने से इनकार कर देता है कि गेम की घटनाएं असली जिंदगी में हो रही है। हमारा लड़का अपनी आंखों के सामने मौजूद पोर्टल को घूरता रहता है। पहले एस्ट्रॉयड की पुष्टि मिली और अब ये पोर्टल गेट, जो ये साबित करता है कि कुछ तो बहुत गलत है। हिचकिचाते हुए वो सोचता है कि क्या उसे सच में इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं। बिना किसी पावर के, बिना किसी प्लान के और बिना पैसों के वो अंदर कदम रखने के बारे में सोचता है। आखिर में भाई कुछ बातों पर सोचता है और पास में पड़ा हुआ एक करछुल उठा लेता है। फिर वो करछुल को पोर्टल के अंदर डालता है ताकि दूसरी तरफ क्या है उसका अंदाजा लगाया जा सके। थोड़ी मिट्टी निकालने के बाद उसे एहसास होता है कि दूसरी तरफ गेम के किसी लेब्रिंथ स्टेज के अंदर नहीं है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन अब वो ये भी सोचने लगता है कि क्या ये पोर्टल उसे धरती के किसी और हिस्से में टेलीपोर्ट कर रहा है। ट्रिप के लिए बैग पैक करने के बाद वो खुद को हौसला देता है और आखिरकार अंदर जाने का फैसला करता है। अगले सीन में भाई पोर्टल पार करता है और दूसरी तरफ की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। वहाँ कोई भी शहरी चीज नजर नहीं आती। सबसे पहली चीज जो वो नोटिस करता है वो है मौसम की ठंडक, जो आमतौर पर होने वाली ठंड से काफी ज्यादा है। फोन में कोई सिग्नल नहीं होने पर वो समझ जाता है कि वो किसी बेहद रिमोट इलाके में फंसा हुआ है, जहाँ कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भाई अगर यहाँ फंस गया है। एक शार्पी निकालकर वो एक पेड़ पर 0 नंबर लिख देता है। ये असल में काफी स्मार्ट मूव है ताकि एक्सप्लोरेशन के दौरान वो पूरी तरह भटके नहीं। वो चलता रहता है, लेकिन ये लंबी वॉक उसे थका देती है। जंगल अंतहीन लगता है, चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आता। ठीक उसी वक्त जब वो चाहता है कि कुछ इंटरेस्टिंग हो, एक क्रिएचर पास से उसे घूरता है। अचानक वो शिकारी की तरह उस पर झपटता है और हमारे लड़के की हालत खराब कर देता है। किस्मत से वो सिर्फ एक खूबसूरत वैली डियर निकलता है, कोई इंसानी मांस खाने वाला मॉन्स्टर नहीं। एक दिलचस्प बात यह है कि सिस्टम अपने आप इस यूनिक क्रिएचर को पहचान लेता है, जो कंफर्म करता है कि ये जगह धरती के दायरे से बाहर है। वो क्रिएचर उसे घूरता है और बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाता है। वैसे भी मुझे नहीं लगा था कि ये बोलना शुरू कर देगा, लेकिन तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। खुद हमारा प्रोटैगनिस्ट भी सोचता है कि इसका ऐसे अचानक गायब हो जाना अजीब है। अच्छी बात यह है कि हिरन एग्रेसिव नहीं था, लेकिन अगर उसे खून के प्यासे बंदर या जंगली सुअर मिल गए तो हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि वैली डियर कभी भी सुरा गेम में मौजूद नहीं था। यहाँ पहुँचते ही उसे एक तेज एहसास हुआ कि ये दुनिया सर्वाइवल लाइफ और उसके कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। एक ब्लेड निकाल कर वो आगे बढ़ता है, खुद को किसी भी अचानक होने वाली चीज के लिए तैयार करता हुआ। अब तक वो इंसानियत को खत्म करने वाली आपदा की सच्चाई को नकारता आया था, लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो हार मानने वाला था उसे वो मिल गया। उसकी नजर चमकते हुए सन एप्पल पर पड़ती है, एक रहस्यमय फल जिसे वो पेड़ से तोड़ लेता है। पहले वो सोचता है कि क्या इसे काटना ठीक होगा, फिर वो सच में एक बाइट लेता है और तुरंत बदलाव महसूस करता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसकी स्टैमिना रिस्टोर हो रही है और उसका शरीर पीली रोशनी में चमकने लगता है। इसका असर बिल्कुल वैसा ही है
है जैसा गेम में पी जाने वाला सन एप्पल जूस हुआ करता था, एक और चीज के साथ जो पूरी तरह कन्फर्मेशन बन जाती है। अब हमारा लड़का पूरी तरह यकीन कर चुका है कि बहुत कुछ भयानक होने वाला है। भाई गॉब्लिन की पॉटी के पास भी था, जिसका मतलब है कि उसे अब और ज्यादा सावधान रहना होगा। सियोंगो एक गहरी और परेशान करने वाली सांस लेता है, खुद का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन अपनी मान्यताओं के बावजूद वो अब जान चुका है कि दुनिया का अंत जल्द ही आने वाला है। पोर्टल गेट के असर को महसूस करने के बाद वो उससे बाहर निकलता है और अपनी असली दुनिया में वापस लौट आता है। यहाँ सियन हो सॉल्यूशंस के बारे में सोचने लगता है। वो आने वाले अपोकैलिप्स के लिए तैयार रहना चाहता था, इसलिए सबसे पहला काम जो उसने किया वो था गेम की सारी फुटेज को दोबारा देखना और उसे अपनी पर्सनल हार्ड ड्राइव में स्टोर करना। किस्मत से वो हर बार गेम खेलते वक्त उसे स्ट्रीम करता था, इसलिए वो आसानी से सारा डेटा सेव कर सकता था। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो इसे इस तरह इस्तेमाल करेगा। उसे एस्ट्रॉइड गिरने की खबर मिलती है। जापान का विनाश 32 दिनों में शुरू होने वाला था और उसी के साथ अपोकैलिप्स भी। तब तक उसने तैयारी करने का फैसला किया, क्योंकि वो गेम दुर्भाग्य से सबसे खराब मैकेनिक से भरा हुआ था। इनमें सबसे पागलपन भरा और सबसे खतरनाक मैकेनिक था आयरन डेथ डिजीज। ये अजीब सा फिनोमिना धरती पर मौजूद हर एक मेटल को जंग लगाकर नष्ट कर देता था। इमारतें धूल में बदल जाती थी और कुछ ही घंटों बाद ये ज़ॉम्बी झुंडों की मदद करता था। आधुनिक समाज में मेटल के खत्म हो जाने से इंसानियत वापस पाषाण युग में लौट जाती थी। गेम में आयरन डेथ डिजीज आखिरकार खत्म हो जाती थी, लेकिन असली समस्या ये थी कि ये पूरे 1 साल तक रहती थी। फिर भी आने वाली ये बीमारी हमारे लड़के के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसके पास अपने प्राइवेट पोर्टल तक पहुंचने का एक सेफ तरीका था, उसकी नई मिली एबिलिटी की वजह से। बेशक सियन हो को पूरा यकीन था कि ये बीमारी पोर्टल के अंदर से गुजर ही नहीं पाएगी। अपना एनालिसिस पूरा करने के बाद उसने अपनी सारी जमा की हुई रकम प्रीमियम टियर इक्विपमेंट खरीदने में झोंक दी। भाई असल जिंदगी में कॉल ऑफ ड्यूटी ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स लॉबी में घुसने वाला था, तो उसने सर्वाइवल के लिए सारा गियर और सप्लाई खरीद ली। रात में फोरम्स चेक करते वक्त जियांग हो को कुछ लोगों से निराशा हुई, जो अपनी अवेकेंड एबिलिटीज का इस्तेमाल अपराध और मजे की जिंदगी जीने के लिए कर रहे थे। सुबह होती है, वो अपनी आने वाली मिशन के लिए और भी सप्लाई खरीदता है। वापस आते वक्त भाई एक हंटिंग बो भी खरीद लेता है। ये सब करते हुए उसे एक एहसास होता है। ज़ोंग हो सोचता है कि शायद वो सब कुछ जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, शायद वो जल्दीबाजी कर रहा है और हालात से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर भी वो सोचता है कि अगर वो गलत भी हुआ तो भी वो धीरे धीरे अपनी सारी सेविंग्स वापस कमा सकता है। सुबह के सारे काम निपटाने के बाद वो घर लौटता है और अपनी दुकान पर क्लोजिंग का बोर्ड लगा देता है। स्योहो अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था, तभी उसे अचानक किसी की आवाज सुनाई देती है। सोलो लेवलिंग की तेओ चाहिन उसकी बंद दुकान के बारे में चिंता से पूछती है। वो उसे बताता है कि ये बस थोड़ा रिमॉडलिंग का काम है, जिससे वो सोचने लगती है कि शायद उसने बड़ा पैसा कमा लिया है। सियन हो जल्दी से बातचीत खत्म करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसे कुछ काम करना है, लेकिन अचानक वो उसे रोक लेती है और कुछ पूछने की कोशिश करती है। लड़की घबरा जाती है और अपनी बात ठीक से कह ही नहीं पाती और फिर वापस जाने लगती है। सियोन हो को उसकी बात को लेकर जिज्ञासा होती है और वो आसानी से उससे जवाब निकलवा सकता था, लेकिन वो अपने काम पर वापस लौट जाता है। अंदर ही अंदर वो कसम खाता है कि अब वो चीजों को सीरियसली लेगा और सिर्फ उन्हीं कामों पर फोकस करेगा जो सच में मायने रखते हैं। भाई सच में बोलता है, अब मैं बेकार की चीजों को इग्नोर करूंगा और पूरी तरह लॉक इन करूंगा। वो कमांड देता है, ओपन द पोर्टल। उसके गेम प्ले स्टाइल को देखा जाए तो उसे एक प्लेमेकर या प्लानर कहा जा सकता है, एक ऐसा बंदा जो हर स्टेज को पार करने के लिए स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना पसंद करता है। वो कोई बहुत बड़ा फाइटर नहीं था और ज्यादातर अपने दिमाग पर ही निर्भर रहता था। इसकी वजह भी काफी सिंपल है। सुरा में स्टैट्स कमाने का तरीका काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेवल अप करने पर आपको सीधे स्टैट्स नहीं मिलते, ये सिर्फ शिकार करने और एक्सप्लोर करने से मिलते हैं। इस वक्त हमारा लड़का दूसरी दुनिया में है और बो के साथ अपनी स्किल्स को निखारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पहले कभी कोई ट्रेनिंग या प्रैक्टिस नहीं मिली थी। भाई यूट्यूब ट्यूटोरियल से खुद को सिखाता है। ज़गोंगो सही पोस्चर बनाता है और निशाना लगाता है। गेम में खुद को देखने वाली उसकी यादें उसके अनुभव में झलकती है और आखिरकार वो तीर छोड़ देता है। तीर उड़ता हुआ बोर्ड पर जाकर लगता है बिल्कुल टारगेट पर। भाई अपनी टैलेंट से इतना हैरान हो जाता है कि उसे लगता है वो ही चुना हुआ इंसान है, लेकिन अपने हाथ के दर्द को देखकर सोंगहो को एहसास होता है कि उसकी असली कमजोरी उसकी ताकत है। इसीलिए वो वर्कआउट पर फोकस करना चाहता है और अपनी फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ाना चाहता है। बेसिक तैयारी पूरी होने के बाद अब वो अगले स्टेप पर जाने वाला था। तुरंत उसे 2 चीजों का ख्याल रखना था। पहला, मॉन्स्टर्स को सही तरीके से हंट करने का एक सिस्टम बनाना। दूसरा, एक होम बेस तैयार करना
करना जहां वो बिना चिंता के अपनी सप्लाई स्टोर कर सके। लेकिन फिलहाल उसके पास कोई हथियार नहीं थे और बिल्कुल भी सप्लाई नहीं थी, क्योंकि सब कुछ डिलीवरी में था। तब तक वो गोल्डन एप्पल्स हंट करता रहा और पूरी तरह पागल हो गया। उनसे टकराने में उसकी किस्मत साथ दे रही थी। कुछ जगहों को मार करने के बाद उसने खुद को आने वाले अपोकैलिप्स के लिए तैयार करना सिखाया। उसकी ये शुरुआती तैयारी ही वही वजह थी जिसकी वजह से वो सुरा में इतने लंबे समय तक जिंदा रहा। आसपास देखते हुए ज़ैंग हो को गॉब्लिन का कचरा दिखता है। वो उसे ढूंढ ही रहा था और उसका मकसद बहुत सिंपल था। गॉब्लिन्स की बात यह है कि वो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जमीन पर सिर्फ एक ही टुकड़ा पड़ा होना, और मैं सच में एक ही टुकड़े की बात कर रहा हूँ, उसे बताता है कि यहाँ आसपास कोई एक अकेला गॉब्लिन है। पॉटी इंस्पेक्टर प्रोमैक्स उस गंदगी को एनालाइज करता है और जज करता है कि वो गॉब्लिन शायद अपने झुंड से बाहर निकाला गया है। सीएन हो जानता है कि यही बंदा उसका गोल्डन टिकट बनने वाला है। उसे किसी भी हालत में इसे हंट करना होगा। रात होने तक उसका उस अकेले गॉब्लिन को ढूंढने का सिलसिला जारी रहता है। उसे पास में भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती है जो ये इशारा करती है कि वो वैली के और करीब पहुंच चुका है, और तभी उसे वही गॉब्लिन दिख जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था। सीएन हो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन वो देख सकता है कि ये क्रिएचर बिल्कुल गेम वाले गॉब्लिन्स जैसा ही दिखता है। अब गॉब्लिन्स को सबसे लो ग्रेड मॉन्स्टर माना जाता है। उनके पास सिर्फ भाले और जहरीले डार्ट्स ही हथियार होते हैं। वो अपने दुश्मनों को अपंग बनाने और टॉर्चर करने के लिए जाने जाते हैं। यही असली वजह थी कि हमारे लड़के ने पहले हथियार के तौर पर एक लॉन्ग रेंज वेपन यानी बो चुना था। देखने से लगता है कि ये गॉब्लिन काफी बूढ़ा है और उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। इसके पास कोई हथियार नहीं है, तो सोंगहो तुरंत अपना बोन निकालता है। उसे पता है कि अगर वो शांत रह पाया तो वो इसे मार सकता है। जैसे ही वो रिलीज करता है, तीर सीधे गॉब्लिन की बाजू को चीरता हुआ निकल जाता है। सियोंग हो ने इसका सिर निशाना बनाया था, लेकिन वो इस रिजल्ट से भी खुश है। इस एडवांटेज का इस्तेमाल करते हुए वो दूसरी शॉट लेने की कोशिश करता है, लेकिन गॉब्लिन इतना जोर से पत्थर फेंकता है कि उसका हथियार उसके हाथ से उड़ जाता है। सीएन हो को एहसास हो जाता है कि वो एक मैच्योर और एक्सपीरियंस गॉब्लिन से लड़ रहा है। दोनों क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए अपनी ब्लेड्स तैयार करते हैं। सुनजिन वू और बेरू के बीच का अल्टीमेट शोडाउन शुरू होता है। रुको, गलत कहानी। सीएन हो अपना चाकू संभालता है और गॉब्लिन की साइड पर वार करने की कोशिश करता है। एक्सपीरियंस गॉब्लिन बच निकलता है और हमारे लड़के के घुटने पर जोरदार वार करता है। लड़ाई जमीन पर आ जाती है और सीएन हो गॉब्लिन को पकड़कर नीचे गिरा देता है। उसे पीठ के बल लिटा देता है। यहाँ उसके पास साफ एडवांटेज होता है। जियांग हो ब्लेड उठाता है और उसे सीधे उस क्रिएचर के सीने में गहराई तक घोंप देता है, जिससे वो दर्द में चीखने लगता है। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी बुझ जाती है। पहला किल सफल हो चुका था और इसके बदले सियांग हो को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। वो खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने सच में ये कर दिखाया। अपने आसपास स्कैन करते हुए उसे गुआका पाउडर और वेजिटेबल ऑयल पास में मिलते हैं। गेम में इन दोनों को मिलाने से एक ऑइंटमेंट बनता था, लेकिन उससे पहले उसे जल्दी से गड्ढा खोदना था। इस गॉब्लिन को बाहर सड़ने के लिए छोड़ना बहुत खतरनाक था, क्योंकि उसका ग्रुप इसे ढूंढ सकता था और इसी वजह से ज़ैंग हो का शिकार कर सकता था। इसे ऐसे ही छोड़ना भी अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि ये बोन क्रीपर नाम की चीज में बदल सकता था। ज़ैंग हो को पास में रेड ट्राउट्स की एक जोड़ी मिलती है। जियो हो का दिल कांप जाता है जब उसे एहसास होता है कि जैसे ही वो अपनी नजर हटाता है, भाई को सबसे डरावना उल्लू जैसा मॉन्स्टर घूरता हुआ दिखाई देता है। इस सीन से पहले हम ज़ैंग हो के गेम वाले दिनों में वापस जाते हैं, जब वो एक प्लेयर हुआ करता था। अपनी स्ट्रीम्स के दौरान उसने गेम के लिए काफी सारा मटेरियल और इंसाइट इकट्ठा किया था। उसके कुछ चैट मेंबर्स ने सिर्फ इसलिए पैसे डोनेट किए थे ताकि वो सीधे खतरनाक इलाकों में जाए। सियोंग हो ने इसे पूरी तरह समझा था और पिछली बार गॉब्लिन्स और कोबाल्स के साथ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। बोन क्रीपर से बचना भी बेहद जरूरी था, लेकिन इस जंगल में गेम के 2 सबसे खतरनाक क्रिएचर्स रहते थे। ये थे वेयरवुल्व्स और आउल बियर्स। आउल बियर्स टेरिटोरियल क्रिएचर्स होते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी मौजूदगी मॉन्स्टर इकोसिस्टम में बैलेंस बनाकर रखती है। स्ट्रीमिंग के दौर को याद करते हुए सीएन हो के दिल में एक अजीब सी गर्माहट आ जाती है। एक बंदा था, ब्लू मैन, जो हमेशा उसके लिए खुश रहता था। बाकी लोग भी ठीक ठाक और थोड़े अजीब थे, जैसे वो बार्किंग डॉग वाला बंदा जो बिना वजह चैट में वूफ टाइप करता रहता था। अजीब बात यह है कि सियोन हो सोचता है कि वो इतनी खुश यादों का सामना क्यों कर रहा है। क्या इसलिए क्योंकि वो इस वक्त अपने सामने खड़े असली डर के अवतार को देख रहा है, एक ऐसा क्रिएचर जो उसकी जिंदगी खत्म करने वाला था। ज़ोंग हो हकीकत को मानने से इनकार कर देता है। ऐसा लगता है जैसे वो यादें उसे फोकस करने के लिए कह रही हूँ। वो अपने पास मौजूद हर एक पल का इस्तेमाल प्लान बनाने में करता है। उसे पहले से पता है कि आउल बियर्स बेहद हिंसक होते हैं और सामने जो आए उसे चीर फाड़ कर
कर देते हैं। ये बात कि वो क्रिएचर बिना कुछ किए वहीं खड़ा है, ये दिखाती है कि वो ज्यादा भूखा नहीं है। लेकिन जो बात इस वक्त उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि उन्होंने रेड ट्राउट के इलाके में घुसपैठ कर ली थी। इन सारे जरूरी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जैंग हो उसे एहसास होता है कि इस डरावनी हालत से निकलने का शायद सिर्फ एक ही तरीका है। अपने पैरों को मोड़ते हुए वो खुद को याद दिलाता है कि उसके दिमाग में वो अभी भी किमुब जोआ है, भले ही उसका शरीर कांग हो जैसी कमजोर काया वाला क्यों न हो। दांत भींचते हुए वो उस मॉन्स्टर को चुनौती देता है, जिंदा रहने की अपनी आखिरी घोषणा के तौर पर। वो क्रिएचर उसे घूरता है और अपना खौफनाक पहला हमला शुरू करता है। आउल बियर खासतौर पर रात में शिकार करने में माहिर होता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है सीधी धूप। गेम में उसके पैटर्न याद कर चुका जियांग हो जानता है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे बस सही तरह से एग्जीक्यूट करना है। बीस्ट के अटैक की टाइमिंग से मैच करते हुए जियांग हो शानदार तरीके से उसके वार से बच निकलता है और उसी वक्त किसी तरह का लाइट इफेक्ट बनाने के बारे में सोचता है ताकि मॉन्स्टर डर जाए। स्पीड से फटते हुए वो उस क्रिएचर की विशाल बाजू पर दौड़ता है और आखिरकार एक फ्लैशलाइट निकालकर बिल्कुल पास से उसकी आंखों पर रोशनी मार देता है। ये असर इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है कि आउल बियर जैसा शिकारी भी पूरी तरह अंधा हो जाता है। अगला सीन कट होता है जहां हमारा लड़का अपने बिस्तर पर सड़ता हुआ पड़ा है और उसका अलार्म बज रहा है। वो जानता है कि पिछली रात के बाद उसका शरीर बुरी तरह दुख रहा है, फिर भी उसे उठना ही होगा। घर लौटते ही सियन हो बेहोश हो गया था। उसकी आखिरी याद यही थी कि मॉन्स्टर को अंधा करने के बाद वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। किस्मत देखो, एक गॉब्लिन से निपटने के तुरंत बाद ही वो एक आउल बियर से टकरा गया था। भाई दोबारा ऐसा कुछ झेलना नहीं चाहता और कुछ खाने के लिए उठने की कोशिश करता है। वो जोर की आवाज के साथ जमीन को चूम लेता है। उसे एहसास होता है कि उस जबरदस्त कार्डियो के बाद उसके पैर पूरी तरह जवाब दे चुके हैं। किस्मत से उसके पास अभी भी दूसरी दुनिया से लाए गए वो गोल्डन एप्पल्स थे। सियन हो एक उठाता है और एक बाइट लेता है और उसके असर से उसकी स्टैमिना तुरंत रिस्टोर हो जाती है। आखिरकार वो पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस करता है और सोचता है कि क्या अब उसे अपने पेट को भी ठीक से भर लेना चाहिए। लेकिन खुद को ठीक ठाक करने के बाद भाई की फिर से टक्कर तेऊ चाहिन से हो जाती है। वो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में खाने आई थी और इत्तेफाक से उससे मिल गई। सियांग हो किसी कंपनी की तलाश में नहीं था, लेकिन वो वहीं बैठ जाती है क्योंकि उसे मील बड़ी के साथ खाना पसंद है। मिक्योंग जल्दी जल्दी उससे पूछती है कि क्या उसने स्टेटस विंडो खोलकर देखी। उसका इतना जोश देखकर युंगहो समझ जाता है कि यही वो टॉपिक था जिसके बारे में वो पिछली बार पूछना चाहती थी लेकिन रुक गई थी। मिक्योंग उसे न्यूज दिखाती है और भरोसा दिलाती है कि ये सब असली है। कुछ अवेकन्ड लोग सच में अपनी ताकतों का इस्तेमाल दूसरों से पैसे चुराने में कर रहे हैं। ज्योहो उसके इतने सीधे सवाल से थोड़ा चौंक जाता है। वो झूठ बोलते हुए जवाब देता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बात यह है कि जोंग हो को लगता है कि दूसरों को अपने स्टेटस के बारे में अंधेरे में रखना ही सही फैसला है। सबसे पहले उसकी ट्रेड स्ट्रैटेजिक है, कॉम्बैट पर फोकस्ड नहीं। ये ऐसी चीज है जिसे वो दूसरों के साथ शेयर करने के बजाय अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस वक्त उसकी अपनी सेफ्टी भी पूरी तरह गारंटीड नहीं है। अगर वो लाल ड्रेस वाली लड़की यानी इसी के सामने अपने पत्ते खोल देता है तो हालात उसके लिए बहुत खराब हो सकते हैं। ये एक स्मार्ट प्ले है। हालांकि भाई को ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि मिक्योंग अवेकनिंग में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। फिर उसकी तरफ से एक सरप्राइज आता है। वो हिचकिचाती है और यहाँ तक मान लेती है कि उसने झूठ बोला था। सियोंग हो उसकी नीयत को अच्छा मानता है और उसे भरोसा दिलाता है कि उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो उसे हौसला देता है कि अभी भी वक्त है और बातचीत के थोड़ी देर बाद घर लौट जाता है। आखिरकार उसकी डिलीवरी के पैकेज आ जाते हैं। जो सामान उसने ऑर्डर किया था वो पहुंच चुका था और अब उसे सप्लाई की चिंता नहीं थी। वो अपना सारा सामान छत पर ले जाता है और सिर्फ जरूरी चीजें दूसरी मंजिल पर रखता है। तैयारी के दौरान वो आज के मिशन के लिए जरूरी कई आइटम्स चुनता है, गैस मास्क, सूट्स और बाकी इक्विपमेंट जैसी चीजें। आने वाले मिशन के लिए हमारा लड़का एक सही लोकेशन ढूंढना चाहता है जिसे वो हाइड आउट बना सके। उसके लिए एक होम बेस बनाना जरूरी था और इसी वजह से कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होना था। पोर्टल से गुजरते हुए ज्योहो को हाइड आउट ढूंढने की पहली लीड मिलती है। पुराने गॉब्लिन को ढूंढते वक्त उसे गलती से एक गॉब्लिन केव मिल गई थी। उसकी लोकेशन याद करते हुए वो उसी जगह वापस जाता है और उसे ढूंढ लेता है। ये छिपने के लिए काफी बढ़िया जगह है, बिल्कुल उसके प्लान्स के हिसाब से परफेक्ट। हालांकि पहले उसे ये वेरीफाई करना था कि यहाँ किस तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं। सून हो आसपास स्कैन करता है और कोबाल्स के छोटे छोटे पैरों के निशान देखता है। ये असल में सेलिब्रेट करने वाली खोज थी क्योंकि ये क्रिएचर्स कोई बड़ी परेशानी नहीं होते। सीहो पहले से ही लो लेवल मॉन्स्टर्स के खिलाफ प्लान बनाकर आया था, इसलिए उसे चिंता करने की कोई वजह नहीं थी। कोबाल्स की बात यह है कि वो नॉक्टर्नल क्रिएचर्स होते
होते हैं। इस वक्त वो सो रहे थे, इसलिए हमारे लड़के का प्लान था उन्हें अंदर ही घुटन से मार देना। सबसे पहले वो कुछ टहनियां काटकर काफी सारा जलावन इकट्ठा करता है। इसके बाद वो इकट्ठा किए गए लकड़ी के गट्ठे को गुफा के एंट्रेंस पर रख देता है। अगला आइडिया उस पर चारों तरफ पेट्रोल फैलाने का होता है। सियोन हो को लगा था कि वो इस मिशन को बिना किसी दिक्कत के क्लियर कर लेगा, क्योंकि अब उसे बस आग लगानी थी। लेकिन तभी उसे अचानक उनकी आवाज सुनाई देती है। वो अपनी नींद से जाग चुके थे और तुरंत अपनी अगली खुराक से आंखें मिला लेते हैं। जियांग हो हल्के से उन्हें ग्रीट करता है और फिर कुल्हाड़ी घुमाते हुए एक्शन में कूद पड़ता है। एक सिंपल से स्विंग में वो दोनों मॉन्स्टर्स की गर्दन के आसपास वार करता है और उन्हें तुरंत मार देता है। उनका इतनी आसानी से गिर जाना इसलिए था क्योंकि वो पहले से ही उम्मीदें थे। इन लगातार किए गए किल्स की वजह से सिस्टम उसे लेवल बढ़ने के साथ 4 पॉइंट्स भी देता है। इसके बाद सियन हो लाइटर को जलावन में फेंक देता है। थोड़ी ही देर में धुएं की गैस अंदर जाने लगती है। सुरा गेम में लो लेवल मॉन्स्टर्स की एक बड़ी कमजोरी थी, वो नई चीजों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते थे और ये उन्हीं में से एक था। हमारा लड़का गैस मास्क पहनकर बाहर इंतजार करता है। हालांकि वो उन्हें सीधे जला भी सकता था, लेकिन ये तरीका क्लीनअप के लिहाज से और ज्यादा असरदार था। सोए हुए कोबाल्स घबराकर जागते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं। जियांग हो ने जानबूझकर ये स्ट्रैटेजी चुनी थी ताकि उनके शरीर कमजोर हों और भागते वक्त कंफ्यूजन कहले। जैसे ही वो बाहर कदम रखते हैं, उसका मकसद उन्हें वही खत्म करना होता है जब वो सबसे कमजोर हो। हालांकि उसे उम्मीद थी कि कम से कम 5 कोबाल्स बाहर निकलेंगे, लेकिन जैंग हो ये देखकर हैरान रह जाता है कि सिर्फ 4 ही बाहर आए। ये उनके आम 7 के ग्रुप से बिल्कुल अलग था। एक कोबाल्ट को निशाना बनाते हुए जियांग हो उसे वही मार गिराता है, ये कहते हुए कि अब सिर्फ 3 ही बचे हैं। बचे हुए तीनों उस पर टूट पड़ते हैं, जितना हो सके उतना हमला करते हुए। लेकिन हमारा लड़का अपनी कुल्हाड़ी के साथ तैयार था। ये बंदा हथियार के साथ ऐसे वार कर रहा था जैसे होम रन मार रहा हो और एक एक करके सबको गिरा रहा था। एक और कोबाल्ट हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मौत की बदबू वाला ऑल पावरफुल फार्ट स्प्रे उसे बिल्कुल पास से अंधा कर देता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सियोन हो उसकी गर्दन काट देता है। अब सिर्फ एक आखिरी बचा था। हमारा लड़का उनके लीडर को घूरता है जो डर से कांप रहा था। अब वो शिकारी बन चुका था और उनके अंत की घोषणा करता है, ये वादा करते हुए कि वो उनके हाइडआउट का पूरा इस्तेमाल करेगा। आखिरकार खून खराबा खत्म होता है और सोंगो थककर जमीन पर गिर जाता है। इस वक्त उसकी स्टैमिना की कमी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, भले ही लड़ाई आसान रही हो। दिलचस्प बात यह है कि सिस्टम के स्टैट्स बिल्कुल गेम जैसे ही थे। थकावट वाली स्टेट के डिबफ सेक्शन में लेवल अप के बाद भी स्टैट पॉइंट्स का न बढ़ना सब कुछ वैसा ही था। फिर भी लेवल बढ़ने से आगे चलकर उसके लिए शॉप आइटम्स अनलॉक होंगे, तो अपने आप में ये एक अच्छी बात थी। इस वक्त सबसे कन्वीनियंट चीज ये थी कि उसके पास अपनी खुद की प्राइवेट स्पेस थी। लेकिन जितना हमारा लड़का अंदर एक साफ माहौल चाहता था, उतना ही वो कोबाल्स की गंदगी देखकर निराश हो जाता है। हाइडआउट सिक्योर हो जाने के बाद क्लीनिंग ऑपरेशन शुरू होता है। इस बंदे को इतनी ज्यादा गॉब्लिन की गंदगी साफ करनी पड़ी कि वो इससे थक चुका था। इतनी सफाई करना सच में सिरदर्द बन गया था, खासकर एक ठीक ठाक लड़ाई लड़ने के बाद। सेइहो उन घटिया क्रिएचर्स को गाली देता है जो कचरे में रह रहे थे। फिर भी अब उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास एक नया होम बेस था। सियन हो जब भी कचरा बाहर फेंकना होता है, अपनी दुनिया वाली साइड में लौट आता है। ये एक फायदा तो था, लेकिन फिर भी सफाई में उसे बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था। जो चीज उसे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि अलग अलग डायमेंशंस के बीच आइटम्स इस्तेमाल करना कितना आसान है। उसने एक साइड से पाइप उठाया और दूसरी साइड में एक्टिवेट कर दिया, और ये देखकर वो खुद भी चौंक गया कि ये इतना स्मूथली काम कर रहा है। कई घंटों की मेहनत के बाद वो जगह अब पूरी तरह साफ और चमकदार हो चुकी थी। अब अगला काम था खून के दाग साफ करना और कंक्रीट डालने की तैयारी करना, ताकि सामान स्टोर करना आसान हो सके। वो मोर्टार और सैंडविच पैनल्स की जटिलताओं के बारे में सोचता है, लेकिन इस घटिया गुफा की एक अच्छी बात ये थी कि ये ल्यूमिनस और इग्निशन स्टोन से भरी हुई थी। ये गेम में न्यूबी स्टोन्स माने जाते हैं, लेकिन यहाँ इनकी भरमार थी, जो अपने आप में एक अच्छी बात थी। कंस्ट्रक्शन के बाद सियन हो के पास अब इस जगह को सही से माइन करने की एक वजह भी थी। अगले दिन भाई अपनी जिंदगी की हद पर होता है। वो हर दिन इतनी मेहनत कर रहा था कि उसका पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था। अपनी बाजू चेक करते हुए वो खुद हैरान हो जाता है कि उसने कितने कट्स झेल लिए हैं। दूसरी दुनिया से लाए गए उसके कलेक्ट किए हुए आइटम्स टेबल के पास रखे होते हैं। सियन हो सोचता है कि क्या उसे इस मौके का फायदा उठाकर एक ऑइंटमेंट बना लेना चाहिए। तरीका काफी सिंपल है, बराबर मात्रा में गुआका पाउडर और वेजिटेबल ऑयल डालो, फिर थोड़ा सा मिलाओ और लो तैयार है एक लो लेवल ऑइंटमेंट बेसिक हीलिंग के लिए। कुकिंग बैकग्राउंड की वजह से हमारे शेफ को ये सब बनाना काफी आसान लगता है। अपनी
अपनी बाजू पर ऑइंटमेंट लगाना ही उसे प्रोग्रेस का एक स्टेप लगता है। लेकिन सियन हो इस बात से परेशान भी है कि शायद उसे ये बार बार बनाना पड़ेगा। वो बेसिक्स पर फोकस करके अपने स्टैट्स बढ़ाने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो अपनी जान को इतना रिस्क में डाल रहा है कि अपोकैलिप्स आने से पहले ही मर भी सकता है। भले ही ये थोड़ा फनी लगे, लेकिन जियांग हो ये रिस्क नहीं लेना चाहता और किसी ज्यादा कन्वीनियंट हथियार जैसे कि गन के इस्तेमाल के बारे में सोचता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है। ऐसी एक चीज जरूर है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। गेम की मेन स्टोरी लाइन से अलग उसका एक बैकग्राउंड लॉर भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो बैकग्राउंड लॉर आने वाले अपोकैलिप्स पर भी लागू होगा। उसी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए सियन हो अपने विचारों को समेटता है, ये उम्मीद करते हुए कि बैक स्टोरी वाले इवेंट सच में हो, क्योंकि वो उसे ऐसे फायदे देंगे जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। एक नया प्लान बन जाने के बाद ये बंदा छत पर जाता है जहाँ उसने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मंगवाए थे। पोर्टल गेट खोलते हुए हमारा लड़का एक एक करके ये बैग्स दूसरी तरफ फेंकने लगता है। इसके बाद वो कुछ और आइटम्स उठाता है और फिर नीचे पहली मंजिल पर आता है। यहाँ वो पैकेजों के एक ढेर को उठाने ही वाला होता है कि तभी वही लड़की एक बार फिर सामने आ जाती है। सियोंग हो सोचने लगता है कि क्या वो अब उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है। भाई सीधे उसके मुंह पर ये बात कह देता है, जिससे वो शर्मिंदा हो जाती है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो बस रिमॉडलिंग के काम में बिजी है और वो मान लेती है कि वो सच बोल रहा है। जो बात उसे हैरान करती है वो ये थी कि वो हर 3 महीने में होने वाली अपनी रेगुलर हेयर कट के लिए नहीं आया। जोंग हो को याद आता है और वो ये भी समझता है कि आने वाली एक्सप्लोरेशन के लिए हेयर कट जरूरी है, इसलिए वो अपना काम छोड़कर उसकी दुकान पर चला जाता है। यहाँ भाई बिल्कुल कोरियन वर्जन ऑफ मॉइस्ट क्रिटिकल जैसा लग रहा होता है। वो उसे पूरा शेव करने के लिए कहता है। बजकट सिग्मा आर्क हैरान होकर वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है। जो बात उसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि सियन हो के कंधे पहले से ज्यादा चौड़े हो गए हैं। मतलब ईमानदारी से कहें तो कोई लड़की असल में ऐसा बोलती नहीं है। वो उसे बताता है कि वो वर्कआउट कर रहा है, जबकि मिक्योंग स्टेटस विंडो को गेम की सर्वाइवल लाइफ से जुड़ा बताती है। अवेकल्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कम से कम एक बार गेम खेला हो। इस पूरी बातचीत में जैंग हो खुद को बेवकूफ बनाकर सब बातों में हाँ मिलाता रहता है, लेकिन साथ ही वो उसकी जानकारी के सोर्स के बारे में जिज्ञासा से पूछता है। अचानक एक टैटू वाला बंदा दुकान में घुस आता है, ये बताते हुए कि वो नई इंटेल के लिए यहाँ आया है। मजेदार बात यह है कि ये वही बंदा होता है जो कभी सेहो से लड़ चुका था, लेकिन सिर्फ एक सिंगिंग कंपटीशन में। हमारा लड़का गुस्से में आ जाता है कि यही जोकर उसकी जानकारी का सोर्स निकला। सुनहरे बालों वाला उसे बताता है कि कोई खास इंसान अपनी स्ट्रीम्स डिलीट कर चुका है और सारी जानकारी सिर्फ अपने पास रखे हुए है। माहौल अजीब हो जाता है क्योंकि ये बंदा ये भी ऐलान कर देता है कि वो प्लेयर की असली लोकेशन डॉक्स करने की कोशिश कर रहा है। सियांग हो को उस रहस्यमयी इंसान के बारे में जानने की जबरदस्त जिज्ञासा होती है। इन्हें अचानक किम्बाब जोजो नाम लेता है, जो जैंग हो का यूजर नेम था। इससे चीजें और भी उलझ जाती है क्योंकि अब हमारा लड़का जान चुका था कि लोग सच में उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। इन्हान उस लड़की पर दबाव डालता है कि वो हिम्मत दिखाए और उनकी टीम ज्वाइन करे। सियन हो को ये पूरी सिचुएशन बेवकूफी लगती है। उसने वीडियो सिर्फ इसलिए डिलीट किए थे क्योंकि वो निराश था। उसने कभी पर्सनल फायदे के बारे में सोचा ही नहीं था। वैसे भी ये पंक एक ऑल नोइंग बनने की कोशिश करने वाला बंदा है जो बड़ी बड़ी बातें करता है। वो तो यहाँ तक कि वो जैंगो को गालियां देता है कि उसने बिना अपनी स्ट्रीम्स की जानकारी पब्लिकली पोस्ट किए सबको बीच में छोड़ दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस इंसान को वो अभी हंट कर रहा है वही उसके सामने बैठा हुआ है। जोंगो सोचने लगता है कि क्या कम्युनिटी का रिएक्शन भी ऐसा ही है। यही सोच उसे मजबूर करती है कि क्या वाकई उसे अपना रास्ता बदलना चाहिए और जानकारी शेयर करनी चाहिए। भाई खुद खड़ा होकर इन्हो को सामने से कॉन्फ्रंट करता है, उसे डांटते हुए कि उसने सेशन के बीच में उसकी हेयर कट खराब कर दी। इन्हें खुद को मिस्टर टफ गाय दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जैंगहो उसे ऐसे घूरता है जैसे अभी जान ले लेगा और उसे हुक्म देता है कि अगर दोबारा बेइज्जती नहीं करवानी तो फौरन यहाँ से निकल जाए। डर के मारे वो पंग दुकान से बाहर निकल जाता है और लड़की उसे अलविदा कहती है। मिक्योंग को राहत महसूस होती है। उसे परेशान देखकर हमारा लड़का उससे उसका नंबर मांगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि वो बंदा सच में एक जोकर है जो उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। घर वापस आकर हमारा लड़का अपने नए लुक में बिल्कुल किसी मॉडल जैसा लग रहा होता है। सबसे पहले वो अपने यूजरनेम पर फोकस करता है और फोरम में जानकारी ढूंढने का फैसला करता है। जो उसे मिलता है वो डराने वाला होता है। पूरा फोरम गालियों और बद्दुआओं से भरा पड़ा था जो सब उसी के खिलाफ थी। उसे लगातार नफरत मिल रही थी और तभी उसे इन्हो का यूजरनेम दिखता है। वो जोकर तो फुल वेरिफिकेशन के बावजूद एक निकनेम इस्तेमाल कर रहा था। उसकी पूरी प्रोफाइल
हमारे लड़के के खिलाफ नेगेटिव कमेंट से भरी हुई थी। एक सच्चा हेटर और रेडिटर दिल, दिमाग और आत्मा से। ज़ैंग हो कंप्यूटर बंद कर देता है, ये जानते हुए कि यही सबसे सही रिएक्शन है। उस पर इसका मेंटल असर नहीं पड़ा था, बस वो निराश था। लेकिन तभी उसका दिमाग एक अजीब सी शांति महसूस करता है जैसे ही वो पोर्टल को कमांड देता है। अगले 2 दिन वो अपना हाइड आउट बेहतर बनाने में लगा रहता है, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन पर काम करते हुए। पिकैक्स उसकी मदद करता है और फिर वो पानी के साथ मोर्टार फैलाता है, हर दिन उसे बराबर स्मूथ करता हुआ। काम खत्म होने के बाद वो बाहर आकर मोर्टार के सूखने का इंतजार करता है। इसी पल वो अकेले चांद को घूरता है। अचानक सेयोन हो को एहसास होता है कि उसे इस नाइंसाफी और क्रूरता का जवाब देना होगा। वो कोई हीरो नहीं है और न ही उसे जिंदगी में कोई बड़ा मकसद चाहिए। उसका आखिरी लक्ष्य सिर्फ सर्वाइवल है, बस वही मायने रखता है जब तक वो जीत रहा है। अपना फैसला करते हुए वो पलटता है और अचानक डर जाता है। एक बोन क्रीपर खड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। सियन हो पहले से ही गुस्से में था और आखिरकार उसे अपना गुस्सा निकालने का टारगेट मिल गया। एक जोरदार धमाका होता है जो सब कुछ आग में घेर लेता है। अगली बार जब हमारा लड़का होश में आता है तो उसका शरीर खरोंचों से भरा होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या था, लेकिन फिर उसे बोन क्रीपर की झलक याद आती है। जो बात उसका दिमाग घुमा रही थी वो ये थी कि वो इतनी नजदीक हुए धमाके से जिंदा कैसे बच गया। लेकिन इसका भी जवाब था। जैसे ही उसने बोन क्रीपर को देखा, सियन हो समझ गया था कि ये फटने वाला है, इसलिए वो भाग पड़ा। फिर भी धमाके की चपेट में वो आ ही गया और इतनी जोर से उछला कि बेहोश तो हो गया लेकिन मरा नहीं। हालांकि उस मूव की उसे कीमत भी चुकानी पड़ी। जियोन हो की दाई साइड में नुकीले टुकड़े धंसे हुए थे। जितनी थोड़ी ताकत बची होती है उसी से वो स्टेटस विंडो को कॉल करता है। उसकी हालत की वजह से सिस्टम स्टैट्स कम हो चुके होते हैं, लेकिन उस क्रिएचर को मारने के कारण उसे उसके डेफीट के पॉइंट्स भी मिलते हैं। एक तेज सिरदर्द उसके होश पर हावी होने लगता है। अपनी आखिरी बची एनर्जी खर्च करते हुए वो पोर्टल खोलने का कमांड देता है। अगली सीन में सबसे पहले वो अपने जख्मों का इलाज करता है। इसमें उस क्रिएचर की हड्डियों के टुकड़े निकालना शामिल होता है। वो निकालना बेहद दर्दनाक था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे जान निकल रही हो। ऑइंटमेंट अपना कमाल दिखाता है, खून बहना रोकने में मदद करता है। अच्छी तरह बैंडेज करने के बाद वो अपनी हालत चेक करता है और इसके बाद ज़ैंग हो बेहोश हो जाता है। आज के लिए यही उसकी लिमिट थी। अगली सुबह की रोशनी के साथ हमारा लड़का उठता है। उसे लगता है कि वो किसी भी दिन मरने के कगार पर है। उसकी पहली चिंता ये होती है कि उसके जख्म ठीक हुए हैं या नहीं, इसलिए वो स्टेटस विंडो खोलता है। सिस्टम बता रहा होता है कि वो ठीक है, जो एक अच्छी बात है। वो उठता है और सोचता है कि आखिर वो कमबख्त बोनहेड उसे ढूंढ कैसे पाया। सबसे पहले तो जंगल बेहद विशाल है, इसलिए किसी क्रिएचर का अचानक छुपने से बाहर आ जाना नामुमकिन नहीं है। ये बात उसे अलर्ट कर देती है कि उसे अपनी परसेप्शन स्टैट पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जिससे उसकी डिटेक्शन एबिलिटीज बेहतर हो। गेम में ऐसे स्टैट्स बढ़ाने का एक ही तरीका है, स्टैट पॉइंट्स का इस्तेमाल, और ये पॉइंट्स मिलते हैं हंटिंग या एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस से। स्टैट्स बढ़ाने का एक और तरीका है ऐसे इक्विपमेंट या वेपन्स का इस्तेमाल जो यूजर को बूस्ट दे। लेकिन असली दिक्कत यह है कि सुरा एक घटिया गेम है और इसकी डिफिकल्टी आसमान छूती है। सिंपल से स्टैट आइटम्स पाने के लिए भी अपने लेवल से कहीं ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता है। मतलब सिर्फ एक हथियार के लिए नर्क जैसे बीस्ट से भिड़ना। मॉन्स्टर्स को हराने के बाद स्किल्स भी अनलॉक हो सकती है। हाई लेवल मॉन्स्टर्स खास तौर पर स्किल्स कुछ खास कंडीशंस के बेस पर ड्रॉप होती थी, लेकिन हर स्किल हर प्लेयर के लिए सूट नहीं करती थी। इसी वजह से अब सियन हो एक ऐसा तरीका सोचता है, एक पक्का तरीका, जिससे वो स्टैट बूस्ट करने वाले आइटम्स हासिल कर सके। वो फैसला करता है कि गेम में विजिट की गई बैकग्राउंड स्टोरीज की फुटेज को दोबारा देखेगा। ऐसी स्टोरीज उस टाइम की होती है जब अभी तक धरती पर एस्टेरॉइड्स नहीं गिरे थे। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे प्लेसेस पर जाया जाए तो एपोकैलिप्स आने से पहले ही स्पेशल आइटम्स मिल सकते हैं। लेकिन ये तो बस एक थ्योरी है, एक गेम थ्योरी, समझे। सियन हो जानता है कि इसके लिए उसे और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। अगले कुछ घंटे वो बस पुरानी जानकारी पढ़ने में बिताता है और उसे 3 जरूरी लोकेशंस के बारे में पता चलता है जहां बैकग्राउंड स्टोरीज हुई थी। पहला रूसी शिप, दूसरा हॉबगॉब्लिन और तीसरा जेरी माउंटेन ऑक इंसिडेंट, जो इन सब में सबसे तेज था। फुटेज के मुताबिक और 26 तारीख को डिस्कवर हुआ था। मतलब उसे एक दिन पहले यानी 25 को निकलना होगा ताकि वो पहले पहुंच सके। अपना अगला मिशन साफ होते ही हमारा लड़का फोन उठाता है और देखता है कि इतनी रात को मिक्योंग का कॉल आ रहा है। अगली सीन में दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं। वो उसकी हालत के बारे में पूछती है और सवाल करती है कि इतनी गर्मी में वो फुल स्लीव्स क्यों पहन रहा है। भाई को अपने जख्म छुपाने पड़ते हैं और उसे एहसास होता है कि ये लड़की जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा ऑब्जर्वेंट है। वो सोचती है कि वो
दुकान वाले इंसिडेंट की वजह से परेशान है, लेकिन सोंगहो ऐसी किसी भी बात से इनकार कर देता है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और बताती है कि वो कितनी डर गई थी। सियनहो उसे पिछली सर्दियों की याद दिलाता है जब उसी बंदे ने गैरकानूनी तरीके से मॉडिफाइड टो ट्रक इस्तेमाल करके हंगामा किया था। फिर वो कमजोर लोगों से लड़ने लगा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो एक घटिया इंसान है। मिक्योंग ये सब सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसके पास इस बंदे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारा लड़का उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे दूर ही रहे। इसके बाद सैंग हो सीधे पूछता है कि आखिर उसने उसे बाहर बुलाया ही क्यों। वो प्यारी सी लड़की उसके कान के पास झुककर बताती है कि वो असल में अवेकन है। सियोंगहो को समझ ही नहीं आता कि उसने इतनी सेंसिटिव जानकारी उसे क्यों बता दी। नॉर्मली एक्ट करते हुए वो मजाक में जलन दिखाता है कि उसे ऐसी किस्मत क्यों नहीं मिली। वो उससे झूठ बोलने के लिए बुरा महसूस करती है, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है। उनकी मुलाकात खत्म होती है और वो उठकर जाने लगता है। सियोंगहो खुश होता है कि उस पर इतना भरोसा किया गया और मानता है कि उसकी बातों से उसे अच्छा महसूस हो रहा है। जाने से पहले वो एक छोटा सा हिंट छोड़ता है कि उसे सर्वाइवल लाइफ गेम में दिलचस्पी है और वो उसे अच्छे से स्टडी करना चाहता है। घर लौटते वक्त सियनहो मानता है कि उसे सच में अच्छा लगा कि उसकी जिंदगी में उसके जैसी अच्छी कैरेक्टर वाली लोग मौजूद हैं। वो स्टोर्स चेक करता है और आखिरकार कूल से ड्रोन खरीद लेता है, साथ ही नेविगेशन के लिए एक रेंटल कार भी। फिर वो सीधा अपने बेड पर चला जाता है ताकि अगले दिन के लिए रिकवर कर सके। और अगला दिन आ ही जाता है। जैसे ही सुबह होती है वो ऑक्स के शिकार के लिए मटेरियल बनाना शुरू कर देता है। अपने होम बेस में वो इग्निशन स्टोन्स को क्रश और रिफाइन करता है। उन्हें बहुत सावधानी से हैंडल करना पड़ता है, वरना गलत हिट से ही वो भड़क सकते हैं। इसके बाद वो ल्यूमिनस स्टोन पर ध्यान देता है। उन्हें माइन करते वक्त तेज रोशनी आंखें चौंधिया देती है, लेकिन वो जरूरी है इसलिए वो काम जारी रखता है। दोनों को ग्राइंड करने के बाद वो उनसे पाउडर बना लेता है। इससे उसका मिशन सेटअप पूरा हो जाता है। इसके बाद वो चीनी, गैसोलीन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मिलाता है। आखिरी इंग्रेडिएंट होता है इग्निशन स्टोन को सॉलिड करने वाला हार्डनिंग एजेंट। डायमेंशनल गेट की फ्लेक्सिबल कोऑर्डिनेट्स की वजह से वो आसानी से एक डेस्क सेट कर पाता है। जाने से पहले वो अपना सारा सामान रेंटल कार में पैक कर लेता है। खरीदारी से संतुष्ट होकर सारा सामान सुरक्षित होने के बाद सेहो जूरी माउंटेन की तरफ ड्राइव करता है ऑक्स को मारने के लिए। वो रात 12 बजे से पहले युंगरी कैंपग्राउंड पार्किंग लॉट पहुंच जाता है और बचा हुआ वक्त इमेज ट्रेनिंग और अपने इक्विपमेंट की सेफ्टी में बिताता है। जैसे ही घड़ी 12 बजाती है वो अपना फुल स्केल सर्च शुरू करता है। 2 घंटे बाद बारिश और तेज हो जाती है और बारिश से बनी धुंध आगे देखना मुश्किल कर देती है। वो सोचता है कि ऑक्स आखिर जमीन से निकलते कहां से हैं, क्योंकि वो पहले ही पूरा कैंपग्राउंड देख चुका होता है। वो मानता है कि प्रीकर्सर फिनोमिना असली जिंदगी में नहीं होता, लेकिन तभी उसकी सोच एक जोरदार दहाड़ से कट जाती है। घबराकर वो पीछे मुड़कर देखता है। जहां से आवाज आई थी वहां एक काली साए जैसी आकृति उसकी तरफ बढ़ रही होती है। हमारा लड़का समझ जाता है कि ये कोई साधारण ऑक नहीं है, ये एक रेड ऑक सबस्पीशीज है, जिसका मतलब है स्किल ड्रॉप पक्का। काम हो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और एक फायर क्रैकर फेंकता है। अगर सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक चला तो वो इसे जरूर कैप्चर कर सकता है। ऑक से निपटने का जो तरीका उसने सोचा था वो काफी सिंपल है। पहला स्टेप, ऑक की आक्रामकता का इस्तेमाल करके उसका एग्रो खींचना। जब ऑक फायर क्रैकर की फ्लेयर से डिस्ट्रैक्ट होकर उस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है, वही मौका होता है। ऑक को निशाना बनाओ, तुरंत पोर्टल खोलो और उसी पल एक फ्लैशबैंड निकाल कर एक्टिवेट करो। तेज रोशनी की वजह से ऑक को अपनी नजर वापस पाने में करीब 20 सेकंड लगेंगे और यहीं से वक्त के खिलाफ दौड़ शुरू होती है। फिर वो ऑक की मसल्स को पूरी तरह तबाह करता है, जो स्टेटस के असर से पहले ही ढीली हो चुकी होती है, जिससे उसकी मूवमेंट्स काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। और गुस्से में जोर से चिल्लाता है और अपनी कुल्हाड़ी से हमारे हीरो पर वार करता है, उसे कुचलने के इरादे से। लेकिन फुर्ती से जैसे ही कुल्हाड़ी उसे लगने वाली होती है, हमारा लड़का झुक जाता है और अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो अपना चाकू निकालता है और ऑक के पैर में घोंप देता है। जैसे ही ऑक के पैर में चाकू लगता है वो दर्द से चिल्लाता है और घुटनों के बल गिर जाता है। जिस पल ऑक और हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखों का लेवल बराबर होता है, वो पहले से तैयार किया हुआ फ्लेम कैन सीधे उसके मुंह में ठूंस देता है। जैसे ही कैन ऑक के मुंह में जाता है वो फट जाता है। जल्द ही हमारा लड़का अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है, लेकिन अचानक ऑक की मुट्ठी हमारे लड़के को जोरदार घूंसा मारती है, जिससे वो पीछे उड़कर गिर जाता है। वो उठता है ये जानते हुए कि उसे अपनी गार्ड इतनी जल्दी डाउन नहीं करनी चाहिए थी। वो देखता है कि ऑर्क उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसका ऊपरी शरीर आग में जल रहा है, लेकिन साफ दिख रहा है कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। हमारा लड़का यकीन करता है कि वो जल्द ही ऑर्क के हाथों बुरी तरह मारा जाने वाला है। उसी पल सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसका लेवल
लेवल बढ़कर लेवल 3 हो गया है और उसे 10 और पॉइंट्स मिले हैं। विल टू सर्वाइव स्किल मिलने के साथ वो खुद से कहता हुआ उठता है कि वो इसे अब और हैंडल नहीं कर सकता। वो सोचता है कि ड्रॉप आइटम कहाँ है। तभी उसकी कलाई पर हल्की रोशनी चमकती है। वो अपनी कलाई देखता है और जो ड्रॉप आइटम उसे मिलता है वो है वॉच परसेप्शन। वो राहत की सांस लेता है क्योंकि बारिश में ड्रॉप आइटम ढूंढना बहुत बड़ा झंझट बन सकता था। वो मरे हुए ऑग के पास जाता है। उसका सिर भाप छोड़ रहा होता है, ये सोचते हुए कि अब इसके साथ क्या किया जाए। वो खुद से सोचता है कि जिरन ऑक इंसिडेंट पर एम्बार्गो लगा हुआ था। फिर वो सोचता है कि क्या इस जानकारी को बाहर लाना सही होगा क्योंकि इससे हालात बिगड़ सकते हैं। उसे मियों की बात याद आती है कि अवेकन्ड वही लोग होते हैं जिन्होंने ये गेम कम से कम एक बार खेला हो। इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज है, हजारों लोग अवेकन हो चुके होंगे। अगर उनमें से थोड़े से लोग भी ओ और हॉक जैसे निकले तो वो अपने फायदे के लिए सिस्टम और कानूनों को गिरा देंगे और पूरी दुनिया में अराजकता फैला देंगे। अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो मरे हुए और को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, वरना वो बोन क्रीपर बन जाएगा और कल तक लोगों को नुकसान पहुंचाने लगेगा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। उसने ये क्यों नहीं सोचा कि वो खुद भी ज़ॉम्बी बन सकता है, भले ही वो अवेकन हो, लेकिन अगर स्पोर से इन्फेक्ट हो गया तो वो भी ज़ॉम्बी बन सकता है। वो तय नहीं कर पाता कि सही फैसला क्या है। डिसीजन न ले पाने की हालत में वो पोर्टल खोलता है उन कुछ लोगों के बारे में सोचते हुए जो शायद जिंदा बचेंगे। ये तय है कि दुनिया को एक ऑर्डरली एंड मिलना चाहिए। हमारा लड़का जमीन में गड्ढा खोदना शुरू करता है ताकि जिस ऑग को उसने मारा है उसे दफना सके। वो जल्दी थक जाता है और सोचता है कि वो ऑग को अंदर कैसे डालेगा। उसी वक्त उसकी नई स्किल विल टू सर्वाइव एक्टिवेट हो जाती है, जो थकावट की वजह से ट्रिगर होती है और उसे तुरंत काम पूरा करने के लिए मजबूर कर देती है। हीरो तेजी से अपना काम खत्म करने लगता है क्योंकि उसके पास जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। फिर वो और को उसकी कब्र में फेंक देता है, स्किल के लिए शुक्रगुजार होते हुए। इसके बाद वो पोर्टल खोलता है और खुद को एक चलती हुई कार में पाता है। आफ्टर इफेक्ट्स उसके शरीर को रिकवर होने में समय देते हैं, इससे पहले कि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पर लौट सके। अगले दिन वो उठता है और सोचता है कि जो मौसम वो देख रहा है क्या वो सच में रियल है। प्लान के मुताबिक उसे अब तक एक डिफेंस लाइन बना लेनी चाहिए थी। वो अपना फोन देखता है, ये सोचते हुए कि रेड ऑर्ग के सारे अवशेष गायब हुए या नहीं। वो आज कुछ भी शुरू नहीं करने का फैसला करता है, अभी उसके लिए सही समय नहीं है। वो सुबह सुबह आए पैकेजेस को चेक करने का फैसला करता है। बॉक्स के अंदर वो सारे हथियार होते हैं जिनकी उसे जरूरत है, भले ही वो उन्हें इंडियन वॉर क्लब की तरह ही इस्तेमाल कर पाए। फिर भी पैकेज में से कुछ आइटम्स मिसिंग होते हैं। वो एक नोट उठाता है जिसमें लिखा होता है कि कुछ आइटम्स अवैध हैं और कस्टम से पास नहीं हो सके। जब वो मिले हुए हथियारों को देख ही रहा होता है तभी उसे एक और डिलीवरी वैन की आवाज सुनाई देती है। वो जोर से कहता है कि सामान उसके फ्रंट डोर पर छोड़ दे। दरवाजे पर नॉक होती है जिससे हमारा लड़का सोचता है कि डिलीवरी वाला उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा। वो फिर से कहने की कोशिश करता है और फिर गेट खोल देता है। वो डिलीवरी वाला नहीं होता, वो मिक्योंग होती है। वो वहाँ खड़ी होती है और बताती है कि उन्हें मिले हुए काफी वक्त हो गया है और वो उससे कुछ बात करना चाहती थी। उसके हाथ में खाने का एक बैग होता है और वो पूछती है कि क्या वो उसके साथ राबाकी खाना चाहेगा। अब एपोकैलिप्स आने में सिर्फ 24 दिन बचे हैं। हमारा लड़का यकीन नहीं कर पाता कि मिक्योंग आखिरकार उसके घर आई है। वो साफ तौर पर नर्वस हो जाता है और शर्म से लाल होने लगता है। खाना परोसने के बाद वो उससे कहती है कि ठंडा होने से पहले खा ले और वो उसकी बात मान लेता है। जल्द ही दोनों खाना खत्म कर लेते हैं और वो उससे पूछता है कि वो किस बारे में बात करना चाहती थी। वो सीधे मुद्दे पर आती है। वो कहती है कि उसने पहले बताया था कि वो सूरा के बारे में रिसर्च कर रहा है, इसलिए वो उससे कुछ जरूरी जानकारी शेयर करना चाहती थी। लेकिन ये वो बात नहीं थी जो हमारे लड़के ने सोची थी। उसे लगा था कि शायद वो कुछ और बात करने आई है। उसे लगा था कि वो उसे डेट करने आई है, लेकिन वो खुद को समझाता है कि इस वक्त उससे एपोकैलिप्स से जुड़ी बातें करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि मुश्किल समय में उसे अपने आसपास अच्छे लोग चाहिए। वो जल्दी से कचरा बाहर फेंकने लगती है जबकि हमारा लड़का कुछ और चीजों की तैयारी करने लगता है। वो अपना कंप्यूटर निकालता है। वो उसे ये भी बता देता है कि वो अवेकन है, क्योंकि किसी और तरीके से उसे पता लगना ज्यादा अच्छा नहीं होता। वो मेटल डेथ प्लेग को डिटेल में समझाना शुरू करता है और ये भी कि 6 से ज्यादा लोगों के ग्रुप में घूमना ज़ॉम्बीज के लिए आसान टारगेट बन जाना है। परसेप्शन को पकड़ पाना सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी है, जिससे ये बाकी सभी स्किल्स में सबसे अहम बन जाती है। गेम का असली गोल सिर्फ एक है, जिंदा रहना। जैसे ही वो आगे समझाने वाला होता है वो उसे रोक देती है। वो ओवेन हॉक की बात छेड़ती है। किम्बू पल्वर को इतना बैकलैश मिल रहा है, फिर भी वो जानकारी बाहर क्यों नहीं फैला रहा। हमारे लड़के के पास इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं होता और वो उससे अंदाजा लगाने को कहता है। वो कहती है
कि हर किसी के पास अपनी वजह होती है और हालात उसे जस्टिफाई करते हैं। फिर हमारा लड़का उसे बताता है कि उसने उसका ऑफर ठुकरा दिया था और वो हैरान हो जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो अपना फोन निकालता है और वजह दिखाता है। वो एक रिकॉर्डिंग होती है जिसमें वो लोग एक लड़की को किडनैप करने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो हार्ड टू गेट खेल रही थी। ये सब सुनकर वो गुस्से से भर जाता है। वो मिक्योंग की तरफ मुड़ता है और उसे बताता है कि एपोकैलिप्स आने पर क्या सामने आएगा, लोगों का असली चेहरा। हमारा हीरो उसे किसी पर भरोसा न करने की सलाह देता है, लेकिन वो उसे चौंका देती है ये कहकर कि उन्हें एक पार्टी बनानी चाहिए। हमारा लड़का अपनी मुट्ठी भींच लेता है क्योंकि वो बिना सोचे समझे जवाब नहीं दे सकता। उसके गोल्स में से एक है ट्यूटोरियल खत्म होने से पहले लेवल 10 तक पहुंचना और शॉप अनलॉक करना, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। 16 में एक सिस्टम है जहां मॉन्स्टर्स का रैंक लेवल के हिसाब से बदलता है। अगर वो उसके साथ आई तो सबसे बुरी मौत उसका इंतजार कर रही होगी। वो नर्वस हंसी हंसता है ये सोचते हुए कि अगर वो ज़ॉम्बी बन गया तो वो क्या करेगी। वो उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक रहेगा और अपनी ट्रेड का इस्तेमाल करके सीधे उसके डाइनिंग टेबल पर टेलीपोर्ट हो जाती है। वो अपनी ट्रेड के बारे में बताती है जिसका नाम है ब्लिंक। उसे बस तब डॉज करना होगा अगर वो कभी उसे काटने की कोशिश करे। वो उसकी स्किल देखकर हैरान रह जाता है लेकिन उसे चेतावनी देता है कि इसे हर किसी को न दिखाए। वो कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि अगर वो ज़ॉम्बी नहीं बने तो वो एक शानदार टीम बन सकते हैं। कुछ देर बाद वो पेड़ों के पास खड़ा होता है और सोचता है कि फेंस बनाना कितना आसान था। पहला स्टेप था सपोर्ट पोस्ट को जमीन में हथौड़े से गाड़ना। फिर उसने उन पर कांटेदार तार लपेटा और फिक्स कर दिया। उसके बाद उसने कुछ जगहों पर इंफ्रारेड इंस्टॉल किए और काम खत्म। वो अपने किए हुए काम को देखता है, खुद की तारीफ करता है और सोचता है कि कम से कम एक डेक्सटेरिटी पॉइंट तो मिलना चाहिए था। ज़ैंगहो वापस चलना शुरू करता है। मोर्टार का काम पूरा करके और एक डिफेंस वॉल बनाकर वो पैकेजेस शिफ्ट करने लगता है। कुछ समय बाद सारे बॉक्स मूव हो जाते हैं। अगला स्टेप सोचते हुए अचानक उसे ठंड लगती है और छींक आ जाती है। उसे एहसास होता है कि दूसरी दुनिया ठंडी होने वाली है और जल्द ही उसे वहीं शरण लेनी पड़ेगी, इसलिए उसे कुछ काउंटर मेजर्स सोचने पड़ेंगे। वो गुफा के एंट्रेंस की तरफ देखता है और तय करता है कि वहाँ एक गेट बनाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ पर्दा काफी नहीं होगा। हर कदम के साथ उसकी टू डू लिस्ट और लंबी होती जाती है। बाद में वो प्रोडक्शन और अलग अलग चीजें खरीदने के लिए वुडवर्किंग शॉप पर रुकता है। वापस जाते वक्त वो उन जगहों को चेक करता है जिन्हें वो मेटल डेथ प्लेग फैलने से पहले के 5 घंटों में लूटेगा। लिस्ट बनाते वक्त उसे ह्योंग जुन ह्योंग रोक लेता है जिससे वो काफी समय से नहीं मिला था। वो एक जिम डायरेक्टर है, तलाकशुदा है और उसकी एक छोटी बेटी है। हमारा लड़का उसके एक्सप्रेशन पढ़ता है और वो अच्छे नहीं लगते। ह्योंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो उसके शरीर को देखता है जो फिर से शेप में आ रहा होता है। फिर हमारा लड़का पूछता है कि क्या हुआ है। वो जवाब देता है कि बात तो साफ है, दुनिया खत्म होने वाली है। प्रोटैगनिस्ट हैरान होता है कि उसे भी ये सब पता है। ह्योंग पूछता है कि क्या वो इस पर भरोसा करता है। पहले तो उसे भरोसा नहीं था जब तक उसके दोस्त ने हवा में उठना शुरू नहीं कर दिया अपनी सुपर पावर के साथ। प्रोटैगनिस्ट झूठ बोलता है कि वो अवेकन्ड नहीं है। जिम वाला उदासी से सांस लेता है और कहता है कि वो भी अवेकन्ड नहीं हुआ। अब उसका दोस्त ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जा रहा है पैसे कमाने के लिए। जिम वाला हमारे लड़के को पास बैठने का इशारा करता है और तभी उसे एहसास होता है कि जल्द ही हर किसी को अवेकन्ड के अस्तित्व का पता चल जाएगा। ह्योंग टॉपिक बदलता है और एक अजीब घटना की बात करता है, उइदो शूट आउट। सोंग हो यकीन नहीं कर पाता क्योंकि उसने सुबह न्यूज देखी ही नहीं थी। वो उसे न्यूज देखने को कहता है लेकिन पोस्ट तुरंत हटा दी जाती है। मीडिया अब कंट्रोल में है। ह्योंग फॉलो अप न्यूज बताता है कैसे इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये कहकर कि शूटिंग किसी भगोड़े सैनिक ने की थी। अब वो इलाका आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ आर्मी को ही अंदर जाने की इजाजत है और पुलिस भी वहाँ जा सकती है। अचानक हमारा लड़का खड़ा होता है, जाने का बहाना बनाता है और तेजी से वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँचते ही उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि ऑर्क वाले इंसिडेंट के ठीक बाद ही शूट आउट हुआ था। ये पूरी घटना उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि इसमें सरकार भी शामिल है क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया ने सब कुछ साफ कर दिया। वो अपने कंप्यूटर पर एक फाइल खोलता है और एक वीडियो पर क्लिक करता है। हमारा लड़का हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि बहुत से लोगों को प्रीकर्सर फिनोमेना का बिल्कुल सही समय पहले से पता था। उसने ऑर्क को खत्म कर दिया था लेकिन फिर भी शूट आउट उसी समय हुआ। ज्यादा सोचते सोचते वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि शायद किसी ने ये जानकारी पहले ही सरकार तक लीक कर दी थी। वो पहले प्रीकर्सर फिनोमेना से ही एक्शन लेने की कोशिश करता है और सोचता है कि शायद वो लोग सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके पास कोई ऑफेंसिव ट्रेट नहीं थी। उसे नहीं पता कि वो कौन है लेकिन इतना तय है कि सरकार के पीछे कोई न कोई जरूर है। सियोन हो सोचता है कि
आखिर वो शख्स कौन हो सकता है। वो रिसर्च करता है और आखिर में 3 वेटरन प्लेयर्स तक पहुंचता है। काफी सोच विचार के बाद वो क्रिएटर को लिस्ट से हटा देता है, क्योंकि अगर ये पूरा गेम रियलिटी में डाला जा रहा है तो गेम के क्रिएटर्स के विलेन होने की संभावना ज्यादा है। अगर विलेन सरकार के साथ मिले होते तो वो उसे ऑर्क मारने ही नहीं देते। वो 3 चेहरों के स्केच बनाता है जो सबसे बड़े सस्पेक्ट है और सोचता है कि कहीं ये सर्वाइवर नंबर 1 तो नहीं है। अगर उसकी थ्योरी सही है तो उसे ये जानकारी सरकार के साथ खुद शेयर करने की जरूरत नहीं है। वो कुर्सी पर पीछे झुक जाता है, ये सोचते हुए कि क्या सर्वाइवर नंबर 1 वही इंसान है जिसे वो सच में जानता था। उसे अपने वेटरन दोस्तों की याद आती है और वो फिलहाल उन पर भरोसा करने का फैसला करता है। इसके अलावा जानकारी शेयर करने से भी आने वाली तबाही रुकने वाली नहीं है, इसलिए वो अभी दखल नहीं देगा। 2 दिन बाद उसका दरवाजा बन चुका होता है और पेंट्री भी तैयार हो जाती है। पहला शेल्टर पूरा हो चुका है। वो 2 लॉजिस्टिक ट्रे लगाने का फैसला करता है और दीवार में ड्रिल करता है, लेकिन जगह उसकी उम्मीद से काफी कम निकलती है। बेसमेंट की वाटर प्रूफिंग हो चुकी होती है और वो धीरे धीरे उस पर काम करता रहा है। वो ये सोचकर वहाँ से हट जाता है कि पूरी तरह सूखने के बाद ही आगे कुछ करेगा। फेज 2 में एक बेहद जरूरी काम बाकी था, ड्रोन से मैप बनाना। VR सेट पहनकर और ड्रोन को हवा में उड़ाते हुए वो आसपास का इलाका एक्सप्लोर करता है। ड्रोन की मदद से उसे नॉर्थ वेस्ट में बर्फीले मैदान और साउथ में एक समंदर दिखाई देता है। समंदर में कोई मॉन्स्टर नहीं था, लेकिन शिकार बहुत था, इसलिए वो मछली पकड़ने के लिए ट्रैप लगाने का फैसला करता है। वो वैली को भी देखता है ताकि शेल्टर के आसपास के इकोसिस्टम को समझ सके। अचानक उसे वो जगह दिखती है जहाँ उसने आउल बेयर को दफनाया था, लेकिन लाश वहाँ नहीं होती। वो सोचता है कि शायद उस बड़े फरबॉल ने उसे खा लिया हो, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकालता क्योंकि वहाँ बहुत सारे पैरों के निशान होते हैं, जिनमें ज्यादातर ऑक्स के होते हैं, जो इस मामले को और भी संदिग्ध बना देते हैं। वो वैली और शेल्टर के बीच की दूरी मापता है, जो करीब 1.5 किलोमीटर निकलती है, और इसका मतलब ये था कि शेल्टर उतना सुरक्षित नहीं है जितना उसने सोचा था। ये जानकर कि गोब्लिन्स पास में है, वो ड्रोन को वापस बुला लेता है क्योंकि वो इसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता। वो एक अच्छा मैप बना लेता है और जान जाता है कि जंगल में किस तरह के जानवर मौजूद हैं। अगला काम था इन सभी जगहों को खुद जाकर चेक करना। सबसे पहले वो सबसे पास वाले दलदली इलाके से शुरुआत करना चाहता है, ये देखने के लिए कि वहाँ फार्मिंग मुमकिन है या नहीं। अचानक इंफ्रारेड अलर्ट बजता है। वो बाहर निकलता है क्योंकि जमीन पर पड़े पैरों के निशान साफ बता रहे होते हैं कि गोब्लिन्स आसपास है। हमारा लड़का पहले से ही इसके लिए तैयार था, इसलिए ये उसके लिए एक परफेक्ट मौका बन जाता है। वो सोचता है कि शायद ये उसकी बढ़ी हुई परसेप्शन स्टेटस की वजह से है, क्योंकि अब उसे सबसे हल्की आवाज भी बहुत साफ सुनाई देती है। कुछ देर बाद वो बिना खुद को दिखाए कुछ गोब्लिन्स को स्पॉट कर लेता है और उसे एक परफेक्ट एम्बुश एंगल मिल जाता है। वो अपना भाला और तीर निकालता है और सीधा गोब्लिन के सिर पर हमला करता है। गोब्लिन वहीं ढेर हो जाता है। बाकी गोब्लिन्स उसे देख लेते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो उन्हें ऐसे खत्म करता है जैसे वो कुछ भी नहीं हो। वो 4 को मार देता है और फिर बाकी 4 की तरफ बढ़ता है। वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो अपनी जेब से कुछ निकालता है। जैसे ही वो चीज बाहर आती है, गोब्लिन्स तुरंत घुटनों पर गिर जाते हैं। घुटनों पर पड़े हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट चाकू निकालता है और उनके सिर काट देता है। उसने गोब्लिन्स की थकान का पूरा फायदा उठाया और खुद उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये ट्रिक इतनी अच्छी तरह काम कर गई। अब एपोकैलिप्स आने में सिर्फ 21 दिन बचे हैं। जमीन खोदते वक्त उसे थकान महसूस होती है और अचानक उसकी ट्रेट एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसका शरीर फिर से पूरी एफिशिएंसी में आ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी स्किल पूरी तरह बेकार नहीं है। कुछ देर बाद वो गोब्लिन्स की लाशों को दफना देता है और फिर लूट की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले वो गुआका फ्रूट उठाता है, जो ताकत को काफी हद तक बहाल करता है। लूट में बहुत सारा वेजिटेबल ऑयल भी होता है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है कि शायद आसपास कहीं फसल भी होगी, और वो देखने के लिए आगे बढ़ता है। हेड गोब्लिन की थैली खोलते ही वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक जिंदा मेंढक होता है। वो मेंढक नीले रंग का होता है और हमारा लड़का सोचने लगता है कि गोब्लिन्स मरे हुए की बजाय जिंदा मेंढक क्यों रखते हैं। तभी अचानक उस मेंढक से बदबू आने लगती है और कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ जाता है कि ये गोब्लिन्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पैरालिसिस पॉइजन है। बिना एक पल गवाए हमारा लड़का फैसला करता है कि उसे इस मेंढक को हर हाल में पालना ही होगा। न सिर्फ उसे वो मेंढक बेहद क्यूट लगता है, बल्कि उससे जहर निकाल कर वो अपने शरीर में इंजेक्ट कर सकता है और पॉइजन रेजिस्टेंस बना सकता है। पैरालिसिस पॉइजन के साथ शिकार करना भी काफी आसान हो जाएगा। फिर वो उस मेंढक का नाम रखता है जोडोक और सोचता है कि वो जोडो को खूब खिलाएगा। तभी उसका सिस्टम नोटिफाई करता है कि अब ये मेंढक उसकी प्रॉपर्टी बन चुका है। वो सोचने लगता है कि क्या ये रियलिटी में छुपा हुआ कोई गिमिक है। वो ज्यादा सोचने और हर
एंगल से एनालाइज करने लगता है। इसके बाद हमारा लड़का आसपास एक्सप्लोर करना शुरू करता है और डायमेंशनल गेट खोलता है। उस गेट की मदद से वो बार बार अंदर बाहर जाता है और आखिरकार अपनी सारी चीजें दोबारा ऑर्गेनाइज कर लेता है। इसके बाद वो आसपास अच्छे से सर्च करता है और एक झरना ढूंढ निकालता है जिसे वो ड्रोन से देखते वक्त मिस कर गया था। पानी देखकर उसे समझ आता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल पानी है और इसमें कोई खतरा नहीं है। वो और भी हैरान हो जाता है जब उसे अपने शेल्टर के पास ही एक और हाइडआउट मिलता है और झरने के ठीक पीछे उसे एक गुआका का पेड़ और वेजिटेबल ऑयल की कलियां मिलती है। हमारा लड़का गुआका फल तोड़ता है और वेजिटेबल ऑयल की अच्छी खासी मात्रा हार्वेस्ट करता है। उसके बाद वो जहाँ जहाँ जाता है पेड़ों पर निशान छोड़ता जाता है ताकि उसे वापस आने का रास्ता याद रहे और फिर वापस लौटने लगता है। अपने अपार्टमेंट पहुंचकर वो अपने नए पेट जोड़ो को खाना खिलाता है। फिलहाल वो जोड़ो को सेकंड फ्लोर वाले अपार्टमेंट में ही रखता है। वो उसे हाइडआउट में नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वहाँ वो मर जाता। पेट की देखभाल के अलावा भी बहुत सारे काम बाकी थे। सबसे ज्यादा समय ऑइंटमेंट बनाने में लगा और गलती से वो जरूरत से ज्यादा बना लेता है। अब उसे समझ नहीं आता कि इसका क्या करे। वो इसे मिक्योंग को नहीं दे सकता क्योंकि वो भी एक अवेकन है। आखिरकार वो फैसला करता है कि इसे ह्योंग को देगा। ह्योंग के घर पर ह्योंग प्रोटीन ड्रिंक पी रहा होता है और हमारा लड़का उसे ऑइंटमेंट देता है जिससे ह्योंग हैरान हो जाता है कि ये क्या है। हमारा हीरो समझाता है कि उसने गलती से ज्यादा खरीद लिया था और ये घावों के लिए अच्छा है। ह्योंग मजाक में पूछता है कि क्या वो मार्केटिंग में जाने वाला है और वो तुरंत मना कर देता है। फिर भी ह्योंग ऑइंटमेंट और सुरा से जुड़ी जानकारी भेजने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, जबकि हमारा लड़का शूटिंग इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए ह्योंग को धन्यवाद देता है। तभी सियांग हो नोटिस करता है कि जिम बहुत ज्यादा शांत है। इस पर उसका दोस्त बताता है कि ब्रॉडकास्ट वाले आदमी ने जो जानकारी फैलाई थी उसके बाद सब लोग प्लान बनाने निकल गए हैं। अब वो लोग यही बेस बनाने का सोच रहे हैं। हमारा हीरो उसे चेतावनी देता है कि बहुत ज्यादा लोगों का एक साथ होना खतरे की निशानी है, लेकिन ह्योंग अपने मेंबर्स को छोड़ना नहीं चाहता। वो उनके प्रति बहुत ज्यादा लॉयल है। फिर ह्योंग पूछता है कि जांग हो क्या करने वाला है और वो बात को टाल देता है। अचानक उन्हें एक चीख सुनाई देती है और सियोन हो को वो आवाज जानी पहचानी लगती है। वो नीचे देखता है और उसे मिक्योंग जमीन पर गिरी हुई दिखती है। दोनों दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। मिक्योंग बताती है कि उस पर हमला हुआ था, लेकिन वो देख नहीं पाई कि किसने किया। ह्योंग तुरंत बाहर जाकर पूरे एरिया को चेक करने लगता है, जबकि हमारा लड़का उसे फिलहाल बाहर न जाने के लिए रोकने की कोशिश करता है। इस बीच हमारा लड़का मिक्योंग के साथ रहता है और वो बताती है कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ अचानक अंधेरा हो गया था और वो समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। ये सुनते ही हमारे हीरो की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। वो उसे तुरंत कहता है कि अगर ऐसा फिर कभी हो तो तुरंत अपनी ब्लिंक एबिलिटी इस्तेमाल करे, क्योंकि अब वो लोग मूव करना शुरू कर चुके हैं। वो ये भी भरोसा दिलाता है कि वो उसे जल्द ही एक सेल्फ डिफेंस किट भेजेगा और अब से बहुत ज्यादा सावधान रहने को कहता है। अब एपोकैलिप्स आने में सिर्फ 20 दिन बचे हैं। पुराने समय का एक फेमस मीम है, अगर 5 लोग इकट्ठा हों तो उनमें से एक बेकार जरूर होता है। ट्रोलर्स हर जगह होते हैं, खासकर सुरा में। सुरा में इंटरफेरेंस के लिए पैचेस मौजूद हैं। डेवलपर्स रिपोर्ट्स का जवाब देते हैं, लेकिन ट्रोलर्स को पकड़ते नहीं हैं। सुरा में ट्रोलर्स टीम में शामिल होते हैं, नॉर्मल प्लेयर्स की तरह एक्ट करते हैं और बाद में पूरी पार्टी को मॉन्स्टर्स से भरे इलाके में फंसा देते हैं, जिससे पूरी टीम वाइप हो जाती है। वो बिगिनर्स के पास दयालु बनकर जाते हैं और बाद में उन्हें मारकर उनका सामान लूट लेते हैं। ट्रोलर्स ने हर तरह की हरकत की है ताकि पार्टियां आपस में लड़े। उन्होंने उस गेम को, जो पहले ही ज्यादा फेमस नहीं था, सिर्फ 1 साल में गिरा दिया। कुछ यूजर्स की संख्या 4 तक गिर गई थी क्योंकि सियोन हो की टीम ने बचे हुए ट्रोलर्स को खत्म कर दिया था। हमारा लड़का खुद से सोचता है कि वो ये सब क्यों सोच रहा है और फिर अब तक मिली सारी जानकारी को समरी में जोड़ता है। वी तो शूटआउट के बाद अवेकन कम्युनिटीज एक साथ जुड़ चुकी है। वो सिर्फ जानकारी शेयर नहीं कर रहे बल्कि साजिशें भी रच रहे हैं। तभी वो बीच वाक्य में रुक जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि लोग उसके वीडियो भी बेच रहे हैं। जैसे जैसे हमारा प्रोटैगनिस्ट साइट पर और सर्फ करता है, उसे पता चलता है कि उसका, अब उसे ये जानकर झटका लगता है कि उसका टीममेट दाजिसिम असल में एक ट्रोलर था। वो तब और ज्यादा चौंक जाता है जब उसे दाजू के वीडियो का थंबनेल दिखता है जिसमें लिखा होता है कि उसे किम्बुक जाने कैरी किया था। अब हो सोचने लगता है कि कहीं वो ट्रोलर एडिटेड वीडियो के जरिए लोगों को खसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। हैरानी की बात यह है कि वो दाजू के लिए ताली बजाता है क्योंकि उसकी सोच की लोग तारीफ कर रहे हैं। वो स्ट्रेच करता है और फैसला करता है कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए उसे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। अगले 13 दिनों तक जब भी उसे थोड़ा भी वक्त मिलता है, हमारा हीरो ऑनलाइन एक सर्वाइवल मेट चैनल से हथियार चलाने और रियल कॉम्बैट में इस्तेमाल होने वाली टेक्निक्स सीखता रहता है। इसी दौरान
दौरान वो हमलावर मॉन्स्टर्स, हाइडआउट्स और कई तरह की रणनीतियां भी देखता है, लेकिन उसमें से ज्यादातर स्ट्रेटेजीज और हथियार वायर डिजीज को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे। इसलिए उन 13 दिनों की ट्रेनिंग के बाद ज़ांग हो अब आखिरकार एक ऐसा मेन वेपन चुनना चाहता है जो वायर डिजीज के दौरान भी काम आए, इंसानों के खिलाफ भी कारगर हो और मॉन्स्टर्स को खत्म करने में भी मदद करे। वो अपने टूल बैग को देखता है और उसमें उसे इंडियन वॉर क्लब, लकड़ी की स्लिंग शॉट, ओखर क्ले बीड्स और एक हाथ से बनाई हुई स्टोन एक्स मिलती है, लेकिन इनमें से कोई भी पूरी तरह उसकी शर्तों पर खरा नहीं उतरता। सबसे पहले वो स्लिंग शॉट को आजमाने का सोचता है क्योंकि उसकी यूटिलिटी कई तरह से है, लेकिन ओखर क्ले बीड्स की ताकत थोड़ी संदिग्ध लगती है। इसके बाद वो इंडियन वॉर क्लब के बारे में सोचता है। वो खुद से कहता है कि अगर वायर डिजीज को मान लिया जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज़ॉम्बी को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है उसके खोपड़ी के अंदर मौजूद स्पोर्स को एक ब्लंट वेपन से नष्ट करना। उसे याद आता है कि लेवल 10 पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले जो हथियार खरीदने का फैसला किया था वो एक ब्लंट टाइप आइटम था, एबोनी वुड क्लब। इसी वजह से उसके लिए प्रोफिशिएंसी बढ़ाना जरूरी था, लेकिन अब वो सोचता है कि क्या इंडियन वॉर क्लब इंसानों के खिलाफ भी उतना ही अच्छा है। उसे लगता है कि ये थोड़ा एम्बिग्युअस है क्योंकि किसी साइकिक अवेकनर से निपटना इससे काफी मुश्किल होगा। उसे पता है कि सर्वाइवल लाइफ में किसी इंसान को मारने पर 50 पॉइंट्स मिलते हैं। मर्डरर सिस्टम, जिसमें पास के प्लेयर्स के साथ डेथ मैच अनिवार्य हो जाता है, प्लेयर किलिंग के दुरुपयोग को रोकता है। फिर भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो डिमेरिट्स झेलने के बावजूद ज्यादा पॉइंट्स के लिए दूसरों को मारेंगे। इस बीच वो इंडियन वॉर क्लब से डमी को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। वो फैसला करता है कि जब तक वो आइटम और स्किल फार्मिंग पूरी नहीं कर लेता तब तक ऐसे प्लेयर्स से दूरी बनाए रखेगा। कड़ी ट्रेनिंग के बाद हमारा हीरो पसीना पोंछता है और स्टोर को पूरी तरह डिसमेंटल करने की योजना बनाता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसे पास से भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। वो चौंक जाता है, सोचता है कि कहीं हाइडआउट के पास कोई घायल तो नहीं है। कुछ देर बाद सियोम हो उस भेड़िए को ढूंढ लेता है जो सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा कि उस पर सवारी भी की जा सकती है। सिस्टम उसका नाम बताता है, ग्रे वुल्फ, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि वो सांस नहीं ले रहा। वो सोचने लगता है कि क्या ये कोई आवारा भेड़िया था या फिर किसी हमले के बाद यहाँ तक आ पहुंचा, और जानकारी पाने के लिए वो उसकी चोटें चेक करने लगता है। तभी अचानक एक छोटा सा भेड़िया पीछे से उस पर टकराता है। सियोंग हो को समझ आ जाता है कि मरा हुआ भेड़िया असल में इस छोटे भेड़िए की माँ थी। वो छोटा भेड़िया अपनी माँ और उसके बीच खड़ा हो जाता है ताकि अपनी माँ की रक्षा कर सके। हमारा हीरो उलझन में पड़ जाता है क्योंकि वो जबरदस्ती उस छोटे भेड़िए को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता। वो फावड़ा उठाता है और फैसला करता है कि उसे जल्दी से उस मरी हुई भेड़िए को दफन करना होगा। गड्ढा खोदते वक्त वो सोचता है कि अगर वो भेड़िया कोई मॉन्स्टर था तो वो बोन क्रीपर में बदल जाएगा, और अगर नहीं था तो उसकी लाश और मॉन्स्टर्स को आकर्षित कर सकती है। कुछ समय बाद गड्ढा पूरी तरह तैयार हो जाता है और छोटा भेड़िया अपनी माँ के पास हो जाता है। ये दृश्य हमारे लड़के को उसके बचपन और उसके पाले हुए कुत्ते मोंगची की याद दिला देता है। इसके बाद वो छोटे भेड़िए को उठाता है और समझाता है कि उसकी माँ यहीं सो रही है। वो कहता है कि वो जब चाहे अपनी माँ से मिलने आ सकता है क्योंकि वो हाइडआउट के दरवाजे में एक डॉग होल बनाने वाला है। फिर सियोंग हो उसे मांस का एक टुकड़ा देता है और वादा करता है कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उसे कभी भूखा नहीं रहने देगा। बदले में वो उससे उसकी जबरदस्त सूंघने की क्षमता में मदद मांगता है। जब वो पूछता है कि क्या वो मानता है तो छोटा भेड़िया खुशी से हल्की सी आवाज निकालता है। फिर हमारा हीरो उसका नाम रखता है डिंगो और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और बताती है कि उसने ग्रे वुल्फ के साथ कम्युनिकेशन में सफलता हासिल कर ली है और अब ये ग्रे वुल्फ डिंगो उसकी प्रॉपर्टी माना जाएगा। इसके साथ ही एपोकैलिप्स आने में अब सिर्फ 19 दिन बचे हैं। अब जियोन हो डिंगो को ट्रेन करने में व्यस्त रहता है। वो उसे वही हरकतें दोहराने को कहता है जो उसने सिखाई है। जब हमारा लड़का पॉ कहता है तो डिंगो अपना पंजा उसके हाथ पर रख देता है। फिर वो दौड़ता है, बैठता है, लेट जाता है और चुपचाप रुक जाता है, हर कमांड को पूरी तरह फॉलो करता हुआ। आखिर में वो हवा में एक बड़ा सा हड्डी का टुकड़ा फेंकता है और डिंगो छलांग लगाकर उसे पकड़ लेता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट संतुष्ट महसूस करता है, ये नोट करते हुए कि वो कितनी जल्दी सीख रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वो दूसरी दुनिया से आया है। वो उसके बेहतरीन सेंट ट्रैकिंग स्किल्स के बारे में सोचता है और अपने मन में डिंगो को एक पूरा का पूरा वो इसे अपनी किस्मत और एक आशीर्वाद मानता है। वो अपने प्यारे साथी की परवाह करता है, उसे प्यार से एक किस देता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन बज उठता है। जैसे ही सियोंग हो कॉल उठाता है उसे ह्योंग का मैसेज दिखाई देता है जिसमें वो उसे वेब पर लेविटेशन सर्च करने की सलाह देता है। थोड़ी देर बाद हमारा हीरो एक आर्टिकल ढूंढता है जिसमें एक इंसान को
को पहला सुपर ह्यूमन कहा जा रहा होता है। वो दावा करता है कि बहुत जल्द ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स दिखाई देंगे और पूरी दुनिया तबाही की ओर बढ़ेगी। ये आर्टिकल रैंक 1 तक पहुंच चुका होता है। कमेंट सेक्शन में ज्यादातर लोग शक कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रॉडकास्ट चैनल ने ये सब सिर्फ रेटिंग्स के लिए किया है। वो नोट करता है कि बहुत से लोग एरास के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन अवेकन साफ तौर पर कमेंट्स में अलार्म नजर आ रहे हैं। उसे ये देखकर अजीब सा मजा आता है कि कैसे कुछ लोग तब गुस्सा होते हैं जब थोड़ी सी जानकारी दी जाती है और कुछ तब नाराज हो जाते हैं जब जो वो जानते हैं वो सबके सामने आ जाता है। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सरकार इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। उसे याद आता है कि कुछ लोग शौक और सुपर पावर्स को लेकर रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को वही रोक लेता है और फैसला करता है कि वो ऐसे मामलों में नहीं पड़ेगा। हालांकि उसके मन में ये साफ होता है कि सरकार आखिरकार तब एक्शन लेगी जब दूसरा ओमेन हॉबगॉब्लिन इवेंट होगा। शांग हो एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वो डिंगो से कहता है कि आज से वो दोनों एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे। अंदर ही अंदर हमारा लड़का जानता है कि पूरी तैयारी ही एकमात्र समाधान है और डिंगो भी इसके लिए उत्साहित लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों पोर्टल वर्ल्ड में एंटर करते हैं। सियोंग हो सोचता है कि उसने डिंगो के साथ इंटरडायमेंशनल एक्सप्लोरेशन क्यों चुना। वो डिंगो को एक छोटा सा पाउच सूंघने देता है और उसे ढूंढने का आदेश देता है। इस तरह के एक्सप्लोरेशन का पहला कारण आने वाले हॉबगॉब्लिन इवेंट की तैयारी करना है, क्योंकि उसे डिंगो की जरूरत है ताकि वो गॉब्लिन्स की गंध को सही तरह से इम्प्रिंट कर सके। तभी डिंगो भौंकता है। उसे झाड़ियों में मांस मिल जाता है। हमारा हीरो गर्व महसूस करता है कि डिंगो ने सिर्फ बची हुई खुशबू के जरिए उसे ढूंढ लिया। दूसरा कारण ये चेक करना है कि क्या डिंगो लाइव कॉम्बैट में शांत रह सकता है और कमांड्स को फॉलो कर सकता है। वो इशारा करता है और भेड़िया तुरंत बेहद सटीकता के साथ आगे दौड़ पड़ता है। डिंगो घास में एक खरगोश का शिकार करता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी तारीफ करता है। एक्सप्लोरेशन का तीसरा कारण ये कंफर्म करना है कि क्या दूसरी दुनिया में शिकार करना संभव है। सियोंग हो डिंगो के पास जाता है और उसके शिकार को चेक करता है। वो मरे हुए खरगोश को देखकर उसकी मजबूत पंजों और बड़े साइज को नोट करता है। इसके बाद हमारा लड़का और उसका छोटा भेड़िया आगे एक्सप्लोर करते रहते हैं। चलते चलते वो सोचता है कि अगर डिंगो की कॉग्निशन स्टैट्स में दिखाई दे तो वो कैसी होगी। इसे खुद वेरीफाई करने के लिए वो घाटी की तरफ बढ़ने का फैसला करता है। तभी एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है जो उसे बताती है कि डिंगो की हेल्थ 1 पॉइंट बढ़ गई है। उसे याद आता है कि किम्बाफो के रूप में उसकी अपनी हेल्थ 170 थी। ये देखकर वो हैरान होता है कि डिंगो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। अचानक डिंगो को खांसी आने लगती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत उसके पास दौड़ता है और उसे पानी देता है। वो अपने साथी को याद दिलाता है कि उसे अकेले जंगल में नहीं जाना चाहिए। जैसे ही डिंगो पानी पीता है, हमारा लड़का पास में एक बड़ी हरी मिर्च देखता है और सोचता है कि कहीं इसी को तो उसने नहीं खा लिया। सिस्टम बताता है कि इसे बुल पेपर कहा जाता है। सियोंग हो जंगल में इसे पाकर खुश हो जाता है और डिंगो की तारीफ करता है, ये वादा करते हुए कि बाद में उसे ढेर सारे ट्रीट्स मिलेंगे। वो जमीन खोदकर बुल पेपर को निकाल लेता है। इसके बाद वो दोनों अपनी आखिरी हंट के लिए निकलते हैं। दोनों एक स्ट्रीम के किनारे चट्टानों पर बैठ जाते हैं। इस बार डिंगो को कोई अजीब गंध या मौजूदगी महसूस नहीं होती। अंदर ही अंदर हमारा लड़का सोचता है कि रेड ट्राउट मॉन्स्टर नहीं होते और उनसे ना तो पॉइंट्स मिलते हैं और न ही आइटम्स। फिर भी वो मानता है कि छोटे डिंगो के लिए एक्सपीरियंस हासिल करना बेहद जरूरी है। रेड ट्राउट का शिकार करने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट फेज 2 की तैयारियां पूरी करने का फैसला करता है और फिर घर लौट आता है। अगले दिन उसका पूरा रेस्टोरेंट पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। डेमोलिशन कंपनी का मैनेजर उसे बताता है कि अगर किसी भी तरह की रिपेयर इश्यू हो तो वो 3 दिनों के अंदर उनसे संपर्क करे। हमारा हीरो सुबह सुबह काम शुरू करने के लिए उसे दिल से धन्यवाद देता है। गहरी सांस लेते हुए उसे वो जगह टूटी हुई देखकर थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो जानता है कि ये जरूरी था। अंदर कदम रखते ही सही हो सोचता है कि एपोकैलिप्स के बाद जो लोग ज़ॉम्बी नहीं बनेंगे वो स्टोर्स को लूटेंगे। वो मानता है कि वो खुद भी ऐसा करता, इसलिए उसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। जैसे ही वो सफाई शुरू करता है, हम उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और खाली कमरे को देखने लगता है। ह्योंग कहता है कि उसने भी सिर्फ न्यूनतम जरूरी इक्विपमेंट ही छोड़ा है। जब हमारा लड़का जोर से सोचता है कि ह्योंग यहाँ क्यों आया है, तो हम गुस्से में उसकी उंगली सियोंग हो के माथे पर मारता है। वो नाराज होता है कि हमारा हीरो बिना कुछ बताए पिछले दिन चला गया था। अब ह्योंग कहता है कि वो बस ये देखने आया था कि शांग हो जिंदा भी है या नहीं। इस दौरान डिंगो ठंडी नजरों से ह्योंग को घूरता रहता है। ह्योंग मजाक में पूछता है कि क्या शांग हो के पास हमेशा से ही कोई कुत्ता था। सियोंग हो बताता है कि वो बहुत पहले जा चुका है। वो जोड़ता है कि ये उसका नया पेट है और हंग भेड़िए को क्यूट कहता है। फिर ज़्योन हो दोबारा पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है और ह्योंग वही जवाब देता है कि वो बस उसे चेक
करने आया था। लेकिन हमारा हीरो इस बात पर यकीन नहीं करता। तब ह्योंग अपनी आने की असली वजह बताता है। वो मानता है कि वो चिंतित था, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि उसने मिक्योंग पर हुए हमले के पीछे के लोगों को ढूंढ लिया है और इसके साथ ही एपोकैलिप्स आने में अब सिर्फ 17 दिन बचे हैं। ह्योंग के साथ बैठकर शांग हो को पता चलता है कि किम चाओल जून, जो हमेशा टोपी पहनने के लिए जाना जाता है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई पार्टी असल में मिक्योंग को टारगेट कर रही है। ह्योंग आगे ये भी बताता है कि टो ट्रक, जिसे हमारा लड़का बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो भी उसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। वो सामने पहाड़ों की तरफ इशारा करता है और पूछता है कि क्या पहाड़ के बेस के पास वाला इलाका वही है जहां रीडेवलपमेंट रुक गया था। वो जोड़ता है कि उन्हीं के हाइडआउट्स वहीं पर बने हुए हैं। हालांकि हमारा प्रोटैगनिस्ट ये जानने को उत्सुक होता है कि हंग को ये सब कैसे पता चला। इस पर हंग समझाता है कि सारे क्लू अपने आप लाइन में आ गए थे। वो बताता है कि हान जिनोंग, जो लेविटेट कर सकता है, हाल ही में एक वैरायटी शो पर दिखाई दिया था। हंग ने उससे सीधे पूछ लिया था। हानजिन ने बताया कि वो पहले चा जून के ग्रुप से मिल चुका था, लेकिन उनके सारे मेंबर्स बेहद अनप्लेजेंट थे। पर्सनैलिटी क्लैश की वजह से हानजिन ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। मिक्योंग वाले इवेंट के बाद पार्टी की सारी फीमेल मेंबर्स वहां से जाने लगी। जब उनसे जाने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें दूसरी अवेकन पार्टियों से ऑफर मिले हैं। ह्योंग सियोंग हो से उसकी राय पूछता है। हमारा हीरो जवाब देता है कि मिक्योंग के उलट बाकी फीमेल मेंबर्स को शायद ट्रिक करके पार्टी में शामिल किया गया था। तभी ह्योंग अचानक एक बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि अब उनकी पार्टी में उसे मिलाकर सिर्फ 4 मेंबर्स बचे हैं। ये सुनकर हमारा लड़का सन्न रह जाता है, क्योंकि उसे याद है कि कुछ ही दिन पहले पार्टी में करीब 20 लोग थे। ह्योंग ज्यादा कुछ नहीं बताता, लेकिन इतना जरूर कहता है कि अब उनकी पार्टी में सिर्फ 2 अवेकल्स बचे हैं। शांग हो इस बात को प्रोसेस करने में संघर्ष करता है। उसे याद आता है कि उन्होंने उन मेंबर्स के लिए कितने एहसान किए थे, फिर भी वो सब चले गए। लेकिन ह्योंग बिल्कुल शांत रहता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि यही हकीकत है, वो लोग बस अपना ही भला देख रहे थे। इससे भी ज्यादा ह्योंग कहता है कि वो छोटे जून को लेकर चिंतित है और सोच रहा है कि क्या उसे अपनी एक्स वाइफ से संपर्क करना चाहिए या नहीं। हमारा लड़का अपना चेहरा सीधा रखता है, ये जानते हुए कि उनकी सिचुएशंस एक जैसी नहीं है, लेकिन उसके मन में एक सवाल चलता रहता है और वो जानना चाहता है कि क्या उसकी सोच सही है। वो हंग से वो सवाल पूछना चाहता है जो काफी समय से उसके दिमाग में था। वो सोचता है कि अगर वाकई एपोकैलिप्स आ जाता है और लोग ह्योंग को धमकाने लगते हैं तो वो क्या करेगा। लेकिन सवाल पूरा होने से पहले ही ह्योंग उसे रोक देता है और बिना झिझक कहता है कि वो उन्हें मारने से पीछे नहीं हटेगा। ह्योंग कहता है कि उसके अपने उसूल हैं और वो आम तौर पर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन बिना कानून वाले डिसास्टर में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। उसका मानना है कि ऐसे वक्त में बुराई के जिंदा रहने की कोई जगह नहीं होती। फिर ह्योंग हैरानी से पूछता है कि सियोंग हो ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये उसे बिल्कुल उसके जैसा नहीं लगता। हमारा लड़का कोई साफ जवाब नहीं देता। उसी पल किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज हमारे हीरो के सेल फोन से आ रही होती है। हम सोचता है कि शायद ये किसी खोए हुए बच्चे की आवाज है, लेकिन सियोंग हो मैप चेक करता है और ह्योंग से कहता है कि वो कुछ देर डिंगो का ख्याल रखे। दूसरी तरफ मिक्योंग कुछ बदमाशों से घिरी हुई होती है और ऐसा लगता है कि उसने एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा है। एनफोर्सर टो ट्रक एनन और हॉक मजाक उड़ाते हुए मिक्योंग से पूछते हैं कि वो इतना ड्रामा क्यों कर रही है और उसे नीचे आने को कहते हैं। जवाब में मिक्योंग रूफटॉप के किनारे खड़ी होकर चिल्लाती है कि उसने पहले ही मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो लोग उसका पीछा करते रहे। वो पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एन उसे दोबारा सोचने को कहता है, लेकिन किम शियोल और मा जोंग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वो अपने तरीके से ही काम करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि चूंकि ये इलाका रीडेवलपमेंट जोन है, इसलिए कोई भी मिक्योंग को बचाने नहीं आएगा। किमची उसे अपनी एनर्जी बर्बाद न करने को कहता है और याद दिलाता है कि उन सबके पास ट्रेड्स है। फिर वो काउंटडाउन शुरू कर देता है। इसी बीच हमारा लड़का एक गली में छिपकर अपने हथियार तैयार कर रहा होता है। काउंट 2 पर वो किमचोल पर स्लिंग करता है और 3 पर किम चायोल को वार लगता है। पूरा ग्रुप कंफ्यूज हो जाता है और समझने की कोशिश करता है कि उन पर हमला कौन कर रहा है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट हेलमेट पहनकर सामने आता है, ये सोचते हुए कि अपनी पहचान उजागर करे या नहीं। इंडियन वॉर क्लब का इस्तेमाल करते हुए सियोंग हो एक पर जोरदार वार करता है और तुरंत दूसरे मेंबर की तरफ बढ़ता है। वो व्यक्ति काली एनर्जी छोड़ता है, जिससे हमारे हीरो को शक होता है कि उसके पास विजन ब्लॉकिंग ट्रेट है। फिर भी शांग हो उसे हिट करने में कामयाब हो जाता है। अब हमारा हीरो तेज तेज सांस ले रहा होता है। जैसे ही वो मिक्योंग को देखता है, वो उसे सावधान रहने को कहती है। वो मुड़ता है और देखता है कि किम शील एक बैट के साथ उस पर झपट रहा है। वार उसके हेलमेट पर लगता है और हेलमेट डैमेज हो जाता है। ज्योन हो
हो इस हमले के पीछे की जबरदस्त ताकत देखकर चौंक जाता है। उसी समय किमची समझ जाता है कि वो कौन है, लेकिन हमारा लड़का गहरी सोच में डूबा होता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि किमची का ऑफेंसिव ट्रेड शुरुआती स्टेज में ही बेहद ताकतवर है। किमची हमारे प्रोटैगनिस्ट को धमकी देता है और उसके ग्रुप मेंबर्स उसका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। भले ही वो नॉन वेकन्स हो, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार होते हैं। ओनिन बिजली के साथ हमारे हीरो की तरफ दौड़ता है और मजाक उड़ाता है। शांग हो समझ नहीं पाता कि क्या करे। सामने वाला अपने सारे स्किल्स दिखा रहा होता है और वो सोचता है कि क्या उसे डायमेंशनल गेट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही एनिन हमला करने वाला होता है, तभी डिंगो अचानक प्रकट होता है और एनिन की बाह को काट लेता है। उसी वक्त ह्योंग गली से बाहर निकलता है और पूछता है कि क्या दिन दहाड़े ऐसा करना वाकई सही है। ह्योंग सख्त लहजे में ग्रुप को चेतावनी देता है कि अगर उन्हें परेशानी नहीं चाहिए तो अभी यहीं से निकल जाए, क्योंकि वो 112 कॉल करने वाला है। ये सुनते ही पूरे ग्रुप के मेंबर्स फिलहाल पीछे हटने का फैसला करते हैं। हंग कमेंट करता है कि दिखने में ये लोग कमजोर है, लेकिन फिर भी जरूरत से ज्यादा घमंडी बनते हैं। इसके बाद मिक्योंग नीचे आती है और तुरंत हमारे हीरो का सिर पकड़कर चेक करने लगती है कि वो ठीक है या नहीं। वो नोट करती है कि उसका हेलमेट क्रैक हो चुका है। ह्योंग हमारे लड़के को पीठ पर बैठकर ले चलने की पेशकश करता है। दोनों को इतना फिक्रमंद देखकर शांग हो के दिमाग में गेम के पुराने साथी फ्लैश होने लगते हैं। जब मिक्योंग हॉस्पिटल चलने की बात करती है तो हमारा प्रोटैगनिस्ट मुंह फेर लेता है और जोर देकर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो ह्योंग से पूछता है कि क्या मिक्योंग को उनकी पार्टी में शामिल किया जा सकता है। ह्योंग कहता है कि अगर मिक्योंग को कोई आपत्ति नहीं है तो उसे कोई दिक्कत नहीं। मिक्योंग खुशी खुशी हामी भर देती है। हमारा हीरो ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि उसे कुछ जरूरी काम है। पीछे ह्योंग और मिक्योंग खड़े रह जाते हैं, ये सोचते हुए कि वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। घर लौटने के बाद हमारा हीरो खुद को शांत करने और अपनी सेकंड स्टेज प्रिपरेशन की प्लानिंग पर ध्यान देता है। उसका अचानक चला जाना टाला नहीं जा सकता था। ह्योंग और मिक्योंग को साथ देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो अपने एबिलिटी का राज उन पर छोड़ सकता है, लेकिन फैसला पहले ही लिया जा चुका था। डायमेंशनल गेट का पूरा फायदा उठाने के लिए उसे तेजी से लेवल अप करना होगा और स्किल गेन व फार्मिंग पर फोकस करना होगा। पहाड़ी गैंग से लड़ने के बाद उसके दिमाग में एक लाइन और भी जोर से गूंजने लगती है, आइटम पावर से उन्हें क्रश करो। उसे एहसास होता है कि अगर उसने एपोकैलिप्स के लिए प्लान के मुताबिक तैयारी की तो उसके और बाकी लोगों के बीच 3 लेवल या उससे भी ज्यादा का गैप बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि उसके आसपास रिस्पॉन होने वाले मॉन्स्टर्स और भी ताकतवर होंगे और अपने दोनों साथियों के साथ टीम बनाना मुश्किल हो जाएगा। वो लगातार काम करता रहता है जब तक कि अपने हाइडआउट में एक वुड बर्निंग स्टोव इंस्टॉल नहीं कर लेता। उसे पता है कि इससे वो रात में चैन की नींद सो पाएगा। डिंगो को भी स्टोव बहुत पसंद आता है और वो उसके पास आराम से सो जाता है। अब हमारे प्रोटैगनिस्ट को बस कुछ ही चीजें और इंस्टॉल करनी है और उसका शुरुआती हाइडआउट सेटअप लगभग पूरा हो जाएगा। पूरी तरह दृढ़ निश्चय के साथ वो ऑल नाइटर करने का फैसला करता है। इसके साथ ही अब एपोकैलिप्स आने में 16 दिन बचे हैं। टीवी पर एक न्यूज एंकर पहले देखे गए एस्ट्रॉइड पर अपडेट देता है। रिपोर्ट के मुताबिक HSA ने घोषणा की है कि यून जाम्बी सोलर सिस्टम के मिड पॉइंट में प्रवेश कर चुका है। HSA उसकी ट्रैजेक्टरी पर कड़ी नजर रखे हुए है, लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी के कारण वो उल्का पिन टूट चुका है। इसके जवाब में मेटेराइट ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट के हेड थॉमस चैंडलर जनता को बताते हैं कि उसके 2 टुकड़े युनजाम्बी अल्फा और बीटा पृथ्वी के पास आने का कोई खतरा नहीं रखते। लेकिन सियोंग हो को याद है कि D5 यानी एपोकैलिप्स से सिर्फ 5 दिन पहले युनजाम्बी बीटा सबसे पहले गिरा था। वो समुद्र में एक रूसी जहाज के पास गिरा था और उससे बनी सुनामी ने उस जहाज को गैमचिन पोर्ट तक बहा दिया था। वहीं से कोरिया में ज़ॉम्बीज पहली बार दिखाई दिए थे। न्यूज एंकर आगे उइदो शूटिंग इंसिडेंट पर रिपोर्ट करता है। प्रेसिडेंट जांग वै के पिछले 1 हफ्ते से अपने निवास से बाहर नहीं आए हैं। इसके चलते विपक्षी दलों के नेताओं ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर हियरिंग कराने पर सहमति जताई है। कुछ लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि ये सब अफवाहों में चल रहे अवेकन्स और आने वाले डिसास्टर से जुड़ा हुआ है। ये सब सुनकर हमारा लड़का खुद से मान लेता है कि सच में दुनिया का अंत करीब है। उसे लगता है कि ये अच्छी बात है कि मीडिया आखिरकार इन मामलों में दिलचस्पी दिखा रहा है। इससे अब अवेकन्स के लिए अपराध करना आसान नहीं रहेगा। इसके बाद वो लैपटॉप खोलकर कम्युनिटी का रिएक्शन चेक करने का फैसला करता है। कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करते हुए उसे लोगों की जबरदस्त राय देखने को मिलती है। तभी अचानक उसकी नजर माई ड्रीम नाम के एक कमेंट पर पड़ती है। वो सोचता है कि क्या ये इंसान शुरू से एक्टिव था। माई ड्रीम एक ऐसा प्लेयर था जो बिगिनर्स के साथ फ्रेंडली रहता था। सियोंग हो की टीम उसके साथ कुछ बार खेल चुकी थी। माई ड्रीम का सपना एक बंकर बनाना था और अगर हमारे हीरो के पास पोर्टल न होता तो शायद वो उसके
साथ जुड़ने का सोचता। वो तय करता है कि जब तक उसके वेटरन दोस्त माई ड्रीम के साथ नहीं जुड़ते वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। फिर भी वो माई ड्रीम के कमेंट को बाद के लिए बुकमार्क कर लेता है। लैपटॉप बंद करने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने सेकंड शेल्टर को बनाने की सोच में खो जाता है। अगले दिन सियोंग हो अपने हाइडआउट के सामने खड़ा होता है और महसूस करता है कि लगातार 2 ऑल नाइटर करना मुमकिन है। शरीर पूरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन जब वो अपना पूरा हुआ एक्सटीरियर देखता है तो उसे नई ऊर्जा मिल जाती है। अब समय आ गया है यह समझने का कि सोलर पैनल से बनी बिजली को इस्तेमाल कैसे किया जाए। सीधे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिसिटी को उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अनुकूल बनाने के लिए कई वायरिंग स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। किस्मत से जब हमारा लड़का अपना फोन चार्ज पर लगाता है तो वो सही से काम करने लगता है। खुशी से वो दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है और ऐलान करता है कि अब उसने इस दुनिया में सर्वाइवल की नींव खड़ी कर दी है। बहुत समय बाद उसे डोपामिन का एक तेज झटका महसूस होता है। कल उसने ल्यूमिनस और इग्निशन स्टोन्स भी इकट्ठा किए थे और थोड़ी और खुदाई करने पर उसे एक ऐसा मिनरल मिला जो ऑब्सीडियन से भी ज्यादा सख्त और तेज है, जिसे एमेरिस कहा जाता है। भले ही फिलहाल उसका कोई खास इस्तेमाल न हो, फिर भी वो उसे कुछ न होने से बेहतर मानता है। वो सोचता है कि बाद में लेड लाइट्स इंस्टॉल करेगा, लेकिन सोने से पहले उसे बेसमेंट में रखे खाने के सामान को व्यवस्थित करना जरूरी है। तभी अचानक डिंगो की तरफ से आई एक जोरदार आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। बाहर की तरफ दौड़ते हुए सियोंग हो देखता है कि डिंगो कुछ मैन्ड वुल्फ्स के सामने खड़ा है। ये वही मॉन्स्टर है जिन्हें वो सुरा से पहचानता है। वो सोचने लगता है कि ये भेड़िए जो आमतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में रहते हैं यहाँ कैसे आ गए। डिंगो के गुस्से को देखकर हमारा हीरो शक करता है कि शायद यही वो भेड़िए हैं जिन्होंने डिंगो की माँ को मारा था। वो डिंगो को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि इस वक्त वो पूरे वुल्फ पैक को हरा नहीं सकता। अगर वो बेहतर हथियार लेने के लिए हिलेगा तो अपनी पीठ खुली छोड़ देगा और उस हालत में हमला होना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए हमारा प्रोटैगनिस्ट फैसला करता है कि उसे पूरे झुंड से नहीं बल्कि अल्फा वुल्फ को पीछे हटाने पर ध्यान देना होगा। उसे पता है कि अल्फा हटते ही बाकी सब भी पीछे हट जाएंगे। वो ध्यान से देखता है कि भेड़िए कितने ज्यादा सतर्क हैं। वो तभी हिलते हैं जब अल्फा कोई हरकत करता है। फिर वो सोचता है कि क्या ये सब मिलकर कोऑर्डिनेटेड अटैक कर सकते हैं। साथ ही उसे ये भी समझ में आता है कि ये भेड़िए गंध के प्रति बेहद संवेदनशील है। खुशकिस्मती से शॉन हो के पास पेपर स्प्रे मौजूद है। अगर वो इसे अल्फा पर इस्तेमाल कर सके तो वो उसे शेल्टर से दूर भगा सकता है। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है क्योंकि अगर हमला करने से पहले वो पकड़ा गया तो बचने की कोई गारंटी नहीं होगी। वो सोचता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो उसका ध्यान भटका कर स्प्रे कर सके। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसे लगता है कि ये तार्किक रूप से मुमकिन है। अपने हाथों से बनाए गए हाइडआउट की रक्षा करने का पक्का इरादा करके हमारा लड़का खुद को संभालता है। वो बिना देर किए अल्फा की तरफ एक चाकू फेंकता है, लेकिन अल्फा उसे चकमा दे देता है। इसके बाद अल्फा सीधे हमारे हीरो पर छलांग लगाता है। जैसे ही वो पास आता है शांग हो तुरंत पोर्टल खोलता है और उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर पेपर स्प्रे कर देता है। अल्फा पूरी तरह संतुलन खो देता है। उसी पल हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना चाकू उठाकर सीधे उसकी आंख में घूम देता है। इसके साथ ही पूरा वुल्फ पैक पीछे हट जाता है। हमारा हीरो वहीं बैठ जाता है, ये महसूस करते हुए कि वो मौत के बेहद करीब से बचकर निकला है। डिंगो उसके पास आता है, उसकी चिंता करता हुआ। शांग हो प्यार से डिंगो के सिर पर हाथ फेरता है और उसे शुक्रिया अदा करता है। वो डिंगो से वादा करता है कि एक दिन वो उसकी माँ का बदला जरूर लेगा। इसके साथ ही अब एपोकैलिप्स आने में सिर्फ 15 दिन बाकी है।